बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में इस ट्यूटोरियल में एक कंप्लीट गाइड आपको प्रोवाइड की जाएगी कि पीआरए विद होल्डिंग एजेंट्स के बारे में, कि पीआरए विद होल्डिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, विद होल्डिंग एजेंट्स का क्या काम है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्होंने कहाँ पे टैक्स विद होल्डिंग करनी है, कहाँ पे एग्जेम्पशन हासिल हैं और किस तरह से आपने रिटर्न फाइल करनी है, किस तरह से विद होल्डिंग एजेंट ने अपना टैक्स फाइल करना है और रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के केसेस में किस तरह से विद होल्डिंग करनी है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, एक कंप्लीट गाइड पीआरए विद होल्डिंग एजेंट्स को इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। वी कैन से दिस इज अ ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप और पीआरए withholding agents and orientation for withholding agents। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप नीचे इस वीडियो के दिए गए लाइक बटन को क्लिक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री में आपको प्रोवाइड करूंगा टैक्सेस के बारे में और जो कलेक्टिंग एजेंट्स हैं, कलेक्टिंग के इदारे हैं कलेक्शन के, उनके बारे में। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले 1947 टू 2010 तक, यानी कि 2010 तक, पाकिस्तान बनने से 2010 तक जितने भी टैक्सेस हैं वो हमारा एफबीआर कलेक्ट करता रहा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास था, जिनमें इनकम टैक्स है, जिनमें सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स में दोनों, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, ये दोनों कौन कलेक्ट करता था? एफबीआर कलेक्ट करता रहा है 2010 तक। जी नाज़रीन, तो 18th अमेंडमेंट आई 2010 में, जिसमें कुछ लेजिस्लेशन हुई और उसमें ये तय पाया कि कुछ सूबों को कुछ चीजें ट्रांसफर हुई, सूबाई खुद मुख्तारी को प्रमोट किया गया, जिसमें सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है, ये सेल्स टैक्स दो तरह के होते हैं, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। तो ये जो सर्विसेज का टैक्स था, ये किसको दे दिया गया? ये सूबों को दे दिया गया, प्रोविंसेस को दे दिया गया कि ये अब से ऑनवर्ड, 2010 से ऑनवर्ड सूबे ही सेल टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट करेंगे, एफबीआर इसको कलेक्ट नहीं करेगा। जबकि इससे पहले सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज दोनों ही एफबीआर कलेक्ट करता था। तो अब सर्विसेज इनके पास आ गई हैं, प्रोविंसेस के पास आ गई हैं, जिसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पंजाब में कलेक्ट कर रही है, एसआरबी सिंध रेवेन्यू बोर्ड सिंध में कलेक्ट कर रहा है, केपीआर खैबर पख्तूनख्वा में ये कर रही है, कलेक्शन कर रही है, जबकि बीआरए यानी बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी बलोचिस्तान में ये कलेक्शन कर रही है। तो चारों सूबों ने अपनी अपनी अथॉरिटीज बनाई है, पीआरए, एसआरबी, केपीआरए एंड बीआरए, और इन्होंने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की जो कलेक्शन है स्टार्ट कर दी 2010 के बाद से। इससे पहले ये एफबीआर के पास होती थी। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री थी टैक्सेस के बारे में। अब हम आते हैं विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है। व्हाट इज विद होल्डिंग टैक्स? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स से जो टैक्स डिडक्ट हो जाए उसको विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। व्हाइल मेकिंग पेमेंट, प्रेस्क्राइब्ड पर्संस डिडक्ट सर्टेन अमाउंट एज पर लॉ एंड डायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट। तो टैक्सेस के कलेक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक है विद होल्डिंग के जरिए, विद होल्डिंग एजेंट के थ्रू जो है ना वो टैक्स डिडक्ट किया जाए। तो विद होल्डिंग टैक्स होता क्या है? टैक्स सोर्स से, अगर जहां से पेमेंट जनरेट हो रही है वहां से, यानी कि एक बंदे ने सर्विसेज ली है और वो सर्विसेज की जब पेमेंट कर रहा है तो वो सोर्स है जहां से पेमेंट जनरेट हो रही है, इनिशिएट हो रही है, तो वहीं से वो बंदा जो टैक्स सर्विसेज की पेमेंट कर रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो सर्विस प्रोवाइडर को पे करने की बजाय वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा देता है। तो ये विद होल्डिंग टैक्स कहलाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहलाता है। इसकी फर्दर आपको अंडरस्टैंडिंग आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको मजीद आ जाएगी, फिलहाल जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का। जी जनाब, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 2012 में आफ्टर 18th अमेंडमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रोविंसेस, हर प्रोविंस में अपनी अपनी एक अथॉरिटी बनाई। तो 2012 में पंजाब गवर्नमेंट ने भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कंस्टिट्यूट की और इसके साथ ही इस सेल्स टैक्स, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 वजूद में आया ताकि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्शन की जाए और साथ में कुछ रूल्स भी बनाए गए जिसके तहत ये पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज हमने कलेक्शन करनी थी। पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट वजूद में आया और साथ में कुछ रूल्स भी बनाए गए जिसके तहत ये सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो कलेक्शन की जानी थी। इन्हीं रूल्स में से एक है पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज विद होल्डिंग रूल्स, जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो ये था एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो मैंने तैयार किया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ये है कि पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इसको कलेक्ट कर रही है पंजाब के अंदर, और इसके कलेक्शन के हम कह सकते हैं कि दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है जी सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू जो है ना टैक्स पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा होता है, और सेकंड मेथड जो है वो विद होल्डिंग एजेंट के थ्रू पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा होता है। हर महीने ये इसकी कलेक्शन होती है। अब सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं, ये कहाँ पे दिए गए हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, वो सेकंड स्केड्यूल में ये इसकी पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने कुछ सर्विसेज यहाँ पे मेंशन की हैं जिसमें होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, कुरियर कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं वो जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इस तरह की ये सारी सर्विसेज हैं। एक लिस्ट है सेकंड स्केड्यूल में, तकरीबन 70 सर्विसेज की लिस्ट है, उसके अंदर फिर सब सर्विसेज हैं। तो एक पूरी सर्विस की लिस्ट सेकंड स्केड्यूल में मौजूद है, इसके ऊपर आपको फर्दर डिटेल बाद में मिल जाएगी। तो एक है सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि होटल्स हैं, आप ये सर्विसेज दे रहे हैं होटल की, वो रेस्टोरेंट है ये सर्विसेज दे रहे हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं आपको सर्विसेज दे रही हैं। तो ये क्या करती हैं, ये टैक्स चार्ज करती हैं आपको और फिर उसका टैक्स जो है ना जितना भी कलेक्ट करती हैं लोगों से, एंड कंज्यूमर से, उनसे टैक्स कलेक्ट करके पीआरए को सबमिट करवा देते हैं। तो ये होते हैं सर्विस प्रोवाइडर। आपको समझ आ गई होगी, यानी कि होटल की सर्विस कोई दे रहा है, तो किसी ने होटल बुक करवाया किसी बंदे ने, तो वो जब अपनी पेमेंट करेगा तो उसमें पीआरए का टैक्स भी होटल वाले ऐड करके आपको दे देते हैं, या रेस्टोरेंट वाले खाना आपको पेश करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें भी पीआरए का टैक्स चार्ज करके आपको देते हैं और आप उसकी पेमेंट इनको कर देते हैं, यानी जनरल पब्लिक को, कंज्यूमर्स को टैक्स लगा के देते हैं, वो टैक्स पे जमा करके ये पीआरए को हर महीने सबमिट करवा देते हैं। तो एक तरीका है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू
थ्रू पंजाब सेल्स टैक्स की कलेक्शन का। दूसरा तरीका एक और है जिसको हम सेकंड मेथड कह सकते हैं, जो है विद होल्डिंग एजेंट्स के थ्रू। विद होल्डिंग एजेंट्स कौन होते हैं, इसी कौन कौन विद होल्डिंग एजेंट और किस तरह से विद होल्डिंग करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं, अथॉरिटीज हैं, ऑटोनमस बॉडीज हैं, ये सारे के सारे विद होल्डिंग एजेंट है। इसी तरह कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज हैं जो एससीसीपी में रजिस्टर्ड हैं, वो भी पीआरए के विद होल्डिंग एजेंट्स हैं। तो इसी ये सेकंड मेथड है विद होल्डिंग एजेंट के थ्रू। इसी को आज हमने कवर करना है इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में, सेकंड मेथड को, कि विद होल्डिंग एजेंट्स जो है ना किस तरह से पीआरए का टैक्स विद होल्ड करके पीआरए को सबमिट करवाते हैं। जो सेकंड मेथड है इसी पे हमने आज फोकस रहना है, और ये किस तरह से हर चीज की कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशंस बने होते हैं, इसके भी विद होल्डिंग एजेंट्स के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो जाके आगे हमने जिनको आज स्टडी करना है। तो इसमें पंजाब जो सेल्स टैक्स कलेक्शन होती है, इसमें जो मेन एक्ट है, जो मेन स्टैट्यूट है, वो है पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर्स को मेनली डील किया गया है, इस मेथड को डील किया गया है जो फर्स्ट मेथड है, ठीक है जी। इसके साथ रूल्स हैं कुछ पंजाब सेल्स टैक्स सर्विसेज विद होल्डिंग रूल्स हैं जी। ये वो रूल्स हैं जिनको आज हमने डिटेल से पढ़ना है, और इसी को हमने इसी के इर्द गिर्द जितनी भी सारे रेगुलेशंस हैं वो इसमें दिए गए हैं कि विद होल्डिंग एजेंट्स ने किस तरह से विद होल्डिंग करनी है और पीआरए को टैक्सेस जमा करवाने हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट है, ये जिसके क्या नाम है इसका जी, एग्जैक्ट जो नेम है द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज विद होल्डिंग रूल्स 2015। ये 2015 को बने, अपडेट हुए थे, तो वही आजकल चल रहे हैं, 20 फरवरी 2015 को बने थे, यही चल रहे हैं। और इसी को आज हमने, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको हमने डिटेल से पढ़ना है। ये कोई 8-9 पेजेस का है, बड़ा ही, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वो डॉक्यूमेंट है जी, ये कोई 7-8 पेजेस का है, ये 9 पेजेस हैं, इसमें 9 पेजेस दिए गए हैं। इसी को हमने डिटेल में आज पढ़ना है। इसको मैंने समराइज करके एक पीपीटी यानी विद पावर पॉइंट कुछ स्लाइड्स बनाई हैं जिनको आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। मैंने इसको बड़ा ब्रीफली और इसको डिफाइन किया है। आप चाहें तो इन रूल्स को, जिसमें ये देखें जी, ये वो रूल्स हैं इसी पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विस विद होल्डिंग रूल्स 2015। इसमें क्या क्या चीजें हैं जी, ये वो सेट ऑफ रूल्स हैं, तकरीबन 17 रूल्स हैं इसमें, सब आगे रूल्स हैं, जिसमें ये सारी चीजें हमें आज कवर करनी है। जिसमें हमने मेनली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो ये हैं कि विद होल्डिंग एजेंट कौन कौन से हैं, यानी उनकी डेफिनेशन, विद होल्डिंग एजेंट पीआरए के कौन कौन से हैं, एप्लीकेबिलिटी यानी किस किस पे विद होल्डिंग रूल्स अप्लाई होंगे और किस पे नहीं होंगे, कौन एग्जाम्प्ट है, किस पे हमने विद होल्डिंग करनी है, विद होल्डिंग फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन और विद होल्डिंग फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि ऐसे भी हो सकते हैं कोई पीआरए में रजिस्टर्ड है उसकी विद होल्डिंग कैसे करनी है और अनरजिस्टर्ड की कैसे करनी है, इसको देखा जाएगा। फाइलिंग ऑफ विद होल्डिंग स्टेटमेंट, मंथली विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल होती है वो किस तरह से फाइल होगी, टैक्स किस तरह से जमा होगा, और इन केस फेलर ऑफ टू पे विद होल्ड टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स आर डिडक्टेड, यानी टैक्स आपने विद होल्ड किया या नहीं कर सके, फेल हो गया, उस सूरत में क्या होगा, क्या पेनल्टीज कोई हो सकती हैं या नहीं हो सकती, एक्टिव टैक्स पर लिस्ट क्या होती है और एक्टिव टैक्स पर क्या है, ये मेनली है जिनके ऊपर, जिनको हमने आज कवर करना है। यही असल जो इस विद होल्डिंग रूल्स का जो क्रक्स है वो इन्हीं रूल्स के अंदर है, और इन्हीं को हमने आज डिटेल से पढ़ना है। अच्छा, एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देता जाऊं इस स्लाइड में, दिस प्रेजेंटेशन इज जस्ट एन एफर्ट टू हैव अ रेडी रेफरेंस एंड टू फैसिलिटेट ऑल दिस स्टेक होल्डर्स ऑफ विद होल्डिंग टैक्स रिजीम। यानी ये जो प्रेजेंटेशन बनाई गई है ये जस्ट आप लोगों की जो है ना फैसिलिटेशन के लिए है, हमने इसको थोड़ा शॉर्ट करके बनाया है। इसमें अगर कोई कंट्राडिक्शन आती है, यानी इन रूल्स के अंदर जो भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इनमें, और जो एक्चुअल रूल्स हैं ये वाले जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बनाए हुए हैं इसके अंदर और हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई अगर कंट्राडिक्शन आती है तो जाहिर है इसमें कोई डिफरेंस आता है, एरर हो सकता है, इसमें पॉसिबल है कि कोई छोटा मोटा एरर इसमें आ जाए, लेकिन हमने कोशिश किया कि आपको बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट करें। अगर कोई मसला आता भी है तो प्रिवेल करेगा ये वाले रूल्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, ये प्रिवेल करेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है वो प्रिवेल करेगा अगर इसमें कोई कंट्राडिक्शन आती है तो। अदरवाइज वैसे आएगी नहीं इंशाल्लाह, लेकिन अगर कोई आती है तो वहां पे वो प्रिवेल करेंगे आपके गवर्नमेंट के जो रूल्स बनाए हुए हैं। इसको बेहतरीन तरीका ये है कि अब हम ये स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से रूल्स को, अगर आप इसको बेहतरीन तरीका ये है कि आप इन रूल्स को यहाँ से प्रिंट कर लें, ये वाले जो ओरिजिनल रूल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट है पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज विद होल्डिंग रूल्स, ये वाले जो हैं इनको आप प्रिंट कर लें और साथ साथ पढ़ते जाएं। ये देखें, ये रूल 2 है डेफिनेशन, इसी को हमने ब्रीफ करके यहाँ पे रूल 2 डेफिनेशन ये बनाया गया है, इसी को हमने ब्रीफ किया है, वहां पे थोड़ा सा डिटेल में है। वैसे तो वो भी बहुत शॉर्ट से बने हुए हैं, लेकिन हमने फर्दर इनको ब्रीफ कर दिया यहाँ पे। तो आप चाहें तो इनको साथ साथ प्रिंट कर लें और इनको अपने पास रखें और यहाँ से पढ़ते जाएं, और साथ में ये वाली जो है ना पीपीटी जो है प्रेजेंटेशन की ये स्लाइड है ये भी देखते जाएं, तो आपको बेहतरीन समझ आएगी। ठीक है, या ये भी कर सकते हैं आप एक दफा इसको पढ़ लें और उसके बाद आप वो वाला प्रिंट कर लें, ये वाले रूल्स, और इनको आप बाद में पढ़ लें तो आपको बेहतरीन समझ आएगी। या दोनों को इकट्ठे भी आप मैच कर सकते हैं कि इनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, आपको आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमने रूल पढ़ना है वो है डेफिनेशन। ठीक है जी, रूल 2, इसमें डिफाइन किया गया है कि विद होल्डिंग एजेंट कौन कौन है, पीआरए के विद होल्डिंग एजेंट कौन कौन होंगे, कौन कौन लायबल है, कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है कि पीआरए की विद होल्डिंग, पीआरए का टैक्स विद होल्ड करके गवर्नमेंट को यानी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को सबमिट करवाएगा। फर्स्ट जो है 1 2 3 जो फर्स्ट 3 है उसमें ये लिखा गया जी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एनी डिपार्टमेंट और ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडी, स्पेशल इंस्टीट्यूशन, ये जितने भी पंजाब के गवर्नमेंट हैं, जो भी फेडरल और पंजाब के जितने भी जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो सारे के सारे इसमें कवर होते हैं, यानी कि ये सारे के सारे विद होल्डिंग एजेंट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट है या उसके नीचे कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे फेडरल का कोई इदारा है जो पंजाब में फॉल कर रहा है, वो सारे के सारे क्या है, पीआरए के विद होल्डिंग एजेंट है। ये डिक्लेयर कर दिए गए हैं बाय डिफॉल्ट, चाहे वो पीआरए के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये विद होल्डिंग एजेंट है। इसके अलावा अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि सब रूल 4 है। ठीक है जी, रूल 2 सब रूल 4 है। ये क्या कहता है जी, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। अगर कोई बंदा एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज ले रहा है, रेसिपिएंट है एडवर्टीजमेंट का, तो वो भी पीआरए का विद होल्डिंग एजेंट है। बट इसके साथ कंडीशन है, हु इज रजिस्टर्ड फॉर द सेल टैक्स ऑन गुड्स विद द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल गवर्नमेंट, और सेल टैक्स ऑन सर्विसेज इन द पंजाब। यानी कि ऐसा बंदा जो एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज हासिल कर रहा है और वो या तो सेल टैक्स ऑन गुड्स में रजिस्टर्ड है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ, या फिर सेल टैक्स ऑन सर्विसेज के लिए पंजाब गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, पीआरए में रजिस्टर्ड है, तो वो भी क्या है, विद होल्डिंग एजेंट है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का। तो ये एक और चीज हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, अ कंपनी विच इज रेजिडेंट और हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन द पंजाब। कोई ऐसी कंपनी जो कि रेजिडेंट है पंजाब की, यानी पंजाब में फॉल करती है, और हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका पंजाब के अंदर, कोई ब्रांच है, कोई ऑफिस है, किसी किस्म का भी कोई उसका एजेंट है, तो वो क्या है, पंजाब का रेजिडेंट है वो कंपनी, तो वो कंपनी भी पंजाब की क्या है, विद होल्डिंग एजेंट है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बड़ी कैटेगरी है, ज्यादातर लोग इसी में फॉल करते हैं। ये एक बड़ी कैटेगरी है ये वाली, जिसमें फेडरल और गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट है या उसके इदारे हैं, या फिर एक कंपनी है जो एससीसीपी में रजिस्टर्ड है, पंजाब में फॉल करती है, वो भी पीआरए के विद होल्डिंग एजेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग टैक्सेबल सर्विसेज फ्रॉम अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। अब रजिस्टर्ड पर्सन किसके साथ रजिस्टर्ड, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड। एक बंदा जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है, वो बंदा है, वो ईओपी है, इंडिविजुअल है या कंपनी है, पीआरए में रजिस्टर्ड है, तो वो भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की विद होल्डिंग एजेंट है। किस पर्पज के लिए, रिसीविंग टैक्सेबल सर्विसेज फ्रॉम अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सर्विसेज लेते हैं, तो वो उस सिनेरियो में पीआरए के विद होल्डिंग एजेंट है। ये सिर्फ उस एक्सटेंट तक है कि जहां पे वो अनरजिस्टर्ड सर्विसेज से सर्विस प्रोवाइडर से कुछ सर्विसेज ले रहे हैं, तो वहां पे वो विद होल्डिंग एजेंट हो जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल भी है। कोई इंडिविजुअल पीआरए में रजिस्टर्ड है या ईओपी, तो वो विद होल्डिंग करेगा सिर्फ उनकी, इस सब रूल के तहत सिर्फ उन लोगों की विद होल्डिंग करेगा जो पीआरए के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, और उनसे अगर ये सर्विसेज लेते हैं तो उनकी भी ये विद होल्डिंग करेंगे। तो ये थी डेफिनेशन के हु इज विद होल्डिंग एजेंट, पीआरए के विद होल्डिंग एजेंट कौन कौन है। ठीक है, अगर हम इधर आ जाए तो ये देखें, ये लिखा हुआ जी डेफिनेशन इन दीज रूल्स, ये सारा कुछ दिया हुआ है। और ये अगर रूल 1 और F पढ़े तो क्या लिखा हुआ, विद होल्डिंग एजेंट मींस फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन फंडेड पार्शली, सारे ये गवर्नमेंट के इदारे हैं। ये रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, ये गुड्स के लिए है। और ये लिखा हुआ है कंपनी विच इज रेजिडेंट ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द पंजाब। तो जितनी भी कंपनीज हैं जो पंजाब में फॉल करती हैं, वो भी पीआरए की विद होल्डिंग एजेंट है। तो ये उसी को हमने यहाँ पे ब्रीफ करके सारा लिख दिया है। तो ये हो गए हैं सबसे पहले जी, हु इज विद होल्डिंग एजेंट, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर, विद होल्डिंग एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन कौन है विद होल्डिंग। तो ये आपको होपफुली समझ आ गई होगी। फेडरल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट का इदारा जो पंजाब में फॉल करता है, रेसिपिएंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ले रहा है, वो भी विद होल्डिंग एजेंट है। कोई भी कंपनी है, चाहे जिस तरह की भी है, जो एससीसीपी में रजिस्टर्ड है और पंजाब में फॉल करती है, रेजिडेंट ऑफ द पंजाब, रेजिडेंट और हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन द पंजाब, यानी कि उसका कोई भी दफ्तर है पंजाब में, पंजाब के जुरिसडिक्शन में, तो वो भी पीआरए का विद होल्डिंग एजेंट है। इसी तरह रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि सर्विसेज ले रहा है फ्रॉम अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो भी विद होल्डिंग एजेंट। तो ये 4-5 कैटेगरीज हैं विद होल्डिंग एजेंट्स की। तो यहाँ पे डिफाइन कर दी, चाहे वो रजिस्टर्ड है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है या नहीं करवाई, बाय डिफॉल्ट वो पीआरए के विद होल्डिंग एजेंट है, और उनके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स विद होल्ड करें एज पर लॉ, कि किस किस का विद होल्ड करना है, किसका नहीं करना, वो अगली स्लाइड्स में आएगा। लेकिन अब वो विद होल्डिंग एजेंट डिक्लेयर हो चुके हैं, चाहे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है पीआरए में या नहीं करवाई तो उनको करवानी चाहिए रजिस्ट्रेशन, और आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो फॉलो करना चाहिए इन रूल्स को। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं जी, रूल 3 है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ विद होल्डिंग रूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और रूल है। इसी के तहत जो है ना पूरी की पूरी जो विद होल्डिंग है वो इसी के इर्द गिर्द घूमनी है। रूल 3 के अंदर के किस किस पे अप्लाई होगा, किस किस पे अप्लाई नहीं होगा। अगर हम रूल निकालें एक्चुअल, तो ये देखें ये रूल्स है, और रूल 3 इसमें आ रहा है जी, एप्लीकेबिलिटी बड़ा छोटा सा रूल है यहाँ पे, देखें 4-5 लाइन है, इसी को हमने यहाँ पे समराइज किया है जी। यहाँ बता रहा है कि जी रूल 3(1) बता रहा है, द रूल्स शैल नॉट अप्लाई ऑन दी सर्विसेज रिलेटिंग टू टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कुरियर, और इन 4 बड़ी कंपनीज पे तो ये रूल्स अप्लाई ही नहीं होते, यानी कि इन सर्विसेज पे इन कंपनीज का टैक्स विद होल्ड नहीं होगा, इनके ऊपर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। 3(1) द रूल्स शैल नॉट अप्लाई ऑन द सर्विसेज रिलेटिंग टू टेलीकॉम, बैंकिंग, कुरियर, इंश्योरेंस। इन 4 बड़ी कंपनीज ये टोटली एग्जाम्प्ट हैं सर्विसेज से। इनको क्यों एग्जाम्प्ट किया गया, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कुरियर सबसे बड़ी कंपनीज हैं इस मुल्क में। मैं कह सकते हैं कि सबसे जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, ये सबसे बड़ी कंपनीज। आप देखें टेलीकॉम कंपनीज कितनी बड़ी होती हैं, यूफोन, वारिस, जोंग, सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा रेवेन्यू इनके पास होता है मेरे ख्याल है। बैंकिंग कंपनी उसके बाद सबसे बड़ी है, इंश्योरेंस कंपनी भी सबसे बड़ी है। इन सब के डॉक्यूमेंटेड जो जितने भी इनके जो खाते हैं, जो इनकी ट्रांजैक्शंस है, वो फुली डॉक्यूमेंटेड होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं, इसलिए ये एग्जाम्प्ट है फ्रॉम विद होल्डिंग से। इसके बाद किसको एग्जाम्पशन हासिल है, एक और एग्जाम्पशन हासिल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। सर्विसेज, जस्ट अ मिनट,
मिनट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एक्टिव टैक्स पेयर कंपनीज एक्सेप्ट एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, यानी एक और एग्जाम्पशन है। ये चार तो आपको समझ आ गई होगी होपफुली, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। एक और है जी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एक्टिव टैक्स पेयर कंपनीज, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं जो एक्टिव टैक्स पेयर कंपनीज हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज जो कि एक्टिव टैक्स पेयर हैं पीआरए की, वो भी एग्जाम्प्ट हैं किस चीज से, विद होल्डिंग से, यानी उनका भी टैक्स विद होल्ड नहीं होगा, वो खुद जमा करवाएंगे। जैसे कि ये टेलीकॉम, बैंकिंग, कोरियर, इंश्योरेंस, इन कंपनियों का टैक्स विद होल्ड नहीं होता, यानी विद होल्डिंग एजेंट इनका कोई भी टैक्स विद होल्ड नहीं करेगा, ये खुद जमा करवाएंगे। इसी तरह जो कंपनीज एक्टिव टैक्स पेयर हैं पीआरए की, यानी पीआरए की एटीएल की लिस्ट पे आ रही हैं, वो कंपनीज भी एग्जाम्प्ट हैं पीआरए के टैक्स विद होल्डिंग से। ये कंपनीज भी अपना टैक्स खुद जमा करवाएंगी अगर ये एटीएल के ऊपर मौजूद है। जिसने भी इनसे सर्विसेज ली है और वो इनको पेमेंट कर रहा है एक्टिव टैक्स पेयर कंपनीज को, उसका स्टेटस फौरन चेक करेंगे। अगर वो एटीएल पे है तो उसका टैक्स विद होल्ड नहीं होगा, अदरवाइज हो जाएगा। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसमें दिया गया एक्सेप्ट एडवर्टीजमेंट सर्विस, ऐसी कंपनी जो एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड कर रही है उनको एग्जाम्पशन हासिल नहीं है। इन सबको एग्जाम्पशन हासिल है, ये चार ये और एक्टिव टैक्स पेयर कंपनीज। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है? इस सिनेरियो में, एक्टिव टैक्स पेयर कंपनी के सिनेरियो में, एडवर्टीजमेंट की अगर सर्विस है तो उस पे ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। ये वाला जो रूल है ये अप्लाई इसके ऊपर नहीं होता, यानी कि उसका टैक्स विद होल्ड होगा अगर वो एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रही है। अदर देन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज कोई भी कंपनी अगर एक्टिव एटीएल पे, फिर उसका बाकी सबका होगा, बाकी सारी सर्विसेज पे होगा। सिर्फ एडवर्टीजमेंट की सर्विस पे उसका टैक्स विद होल्ड होना ही होना है, बाकी सर्विसेज पे नहीं होना। ठीक है, इधर भी एक एक्सेप्शन है जी, इंश्योरेंस के केस में, एक्सेप्ट प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड द पंजाब। कोई ऐसी कंपनी है जो पंजाब से बाहर बैठी है और उसने सर्विसेज दी हैं, पंजाब में इंश्योरेंस की सर्विसेज दी हैं, तो फिर वहां पे टैक्स विद होल्ड हो जाएगा इंश्योरेंस की सर्विसेज पे, इंश्योरेंस कंपनी का उधर भी विद होल्ड करना है। ठीक है जी, अब मैं रिपीट कर देता हूं, ये रूल क्या कह रहा है कि जी जितने भी ये विद होल्डिंग के रूल्स हैं, यानी टैक्स विद होल्ड होना है जो, उनके ऊपर ये रूल्स किसके ऊपर अप्लाई, ये वाले विद होल्डिंग के नहीं होंगे। टेलीकॉम कंपनीज का टैक्स कोई विद होल्ड नहीं करेगा, रूल अप्लाई नहीं होते विद होल्डिंग के। बैंकिंग पे भी नहीं होते, इंश्योरेंस पे भी नहीं होते इस एक्सेप्शन के अलावा, कुरियर पे भी नहीं होते, और सर्विस प्रोवाइडर बाय एक्टिव टैक्स पेयर कंपनीज कोई हैं तो उनके ऊपर भी रूल ये अप्लाई नहीं होंगे, यानी उनका टैक्स विद होल्ड नहीं होगा। इनके अलावा बाकी सब का टैक्स विद होल्ड होगा। अब बाकी सब कौन रह जाते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये तो सिर्फ चार बड़ी कंपनीज हैं जिनको एग्जाम्पशन हासिल हुई है ना, बाकी अदर देन जो इन चार के अलावा है उनका विद होल्ड होगा। लेकिन एक और चीज है, एक्टिव टैक्स पेयर कंपनी, कोई ऐसी कंपनी, अच्छा यहां से थोड़ा सा और कंफ्यूजन ना हो आपको, कंपनी का जिक्र किया गया। एक्टिव टैक्स पेयर कंपनी यानी कि बिजनेसेस तीन किस्म के होते हैं ना, एओपी, इंडिविजुअल और कंपनी। कंपनी में लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है, दोनों आ जाती हैं। तो सिर्फ कंपनीज को एग्जाम्पशन हासिल है इसके तहत, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एक्टिव टैक्स पेयर कंपनी। अगर एक्टिव टैक्स पेयर इंडिविजुअल है या एओपी है, उनका विद होल्ड होना है। सिर्फ और सिर्फ किसको एग्जाम्पशन, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जस्ट एक्टिव टैक्स पेयर कंपनी अगर है तो। अगर कोई इंडिविजुअल है और वो पीआरए के साथ एक्टिव है, उसका फिर भी विद होल्ड होना है। एओपी का है, उसका भी विद होल्ड होना है, लेकिन सिर्फ कंपनी का नहीं होना। ठीक है जी, कंपनी का नहीं होना। अगर हम ब्रॉडली इसको देखें, ध्यान से अगर हम गौर से देखें, तो टेलीकॉम भी एक कंपनी चलाती है, एओपी इंडिविजुअल बहुत मेरे ख्याल कोई नहीं है, बैंकिंग भी कोई नहीं, इंश्योरेंस भी कोई, ये जितने भी है ऊपर वाले ये भी कंपनीज ही हैं मोस्टली। लेकिन इनको चूंकि ये सबसे बड़ी कंपनी है, इनको थ्रू आउट ही बाय नेम इनको कह दिया गया एग्जाम्पशन हासिल है, इनको आप इनकी विद होल्डिंग नहीं करनी। साथ में एक एक्टिव टैक्स पेयर कंपनीज जितनी बाकी हैं एससीसीपी में रजिस्टर्ड हैं, जो कंपनीज पीआरए में फॉल करती हैं, जो पंजाब में फॉल करती हैं, अगर वो पीआरए के एटीएल लिस्ट पे हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट हैं विद होल्डिंग से। बाकी सबका विद होल्ड होना है, यानी बाकी सब किसका, जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है उसका भी विद होल्ड होना है, इंडिविजुअल का भी होना है और एओपी का भी होना है। ठीक है, इनका नहीं होना, सिर्फ एक्टिव टैक्स पेयर कंपनीज का नहीं होना। ये भी चारों कंपनीज हैं, और ये नीचे वाली में भी यही बताया गया कि एक्टिव टैक्स पेयर कंपनी यानी वो कंपनी जो एटीएल पे है उसका भी विद होल्ड नहीं होना। अगर हम आप देखें इसको ध्यान से, और मैं अगर इसको रूल को दोबारा पढ़ दूं, यहाँ पे जो एक्चुअली रूल्स दिए गए हैं, जिसको मैंने अभी ब्रीफली यहाँ पे आपको स्लाइड दिखाई है, द रूल्स शैल नॉट अप्लाई ऑन द सर्विसेज रिलेटिंग टू टेलीकॉम, बैंकिंग, कोरियर एंड इंश्योरेंस। इनके ऊपर रूल अप्लाई नहीं होंगे। एंड द सर्विसेज और एक्सेप्ट एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के अलावा उन सर्विसेज पे भी नहीं होगा अगर वो प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज बीइंग द एक्टिव टैक्स पेयर। अगर एक्टिव टैक्स पेयर कंपनीज ने कोई सर्विसेज दी हैं तो उन पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। अब आपको यही समझ आ गई, इसी को मैंने वहां पे ब्रीफली यहाँ पे डिफाइन किया है कि ये जो रूल है, ये जो विद होल्डिंग है, इन कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगी चार पे, और इन कंपनीज पे भी नहीं होगी जो एटीएल पे हैं, जो एक्टिव टैक्स पेयर हैं, पीआरए के, एफबीआर के नहीं, पीआरए के अगर एटीएल लिस्ट पे हैं तो उनका भी पीआरए का टैक्स विद होल्ड नहीं होगा, वो खुद जमा कराएंगे। अब होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, यही कुछ इसमें लिखा गया है। ये यहाँ पे अगर सब रूल 2 देखें तो ये शैल नॉट बी इन्वॉल्वड वेयर इंश्योरेंस सर्विसेज, ये वो इंश्योरेंस का दिया गया जो यहाँ मैंने एक्सेप्शन जिक्र किया है। अगर ये आउटसाइड पंजाब से कोई कंपनी देती है, पंजाब में फॉल नहीं कर रही, मतलब उनका दफ्तर नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है पीआरए में, तो फिर उसका भी विद होल्ड होगा। अदरवाइज इन कंपनीज पे और एक्टिव टैक्स पेयर कंपनीज पे ये लागू नहीं होता, उनका टैक्स विद होल्ड नहीं होगा, वो खुद जमा कराएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के एक्टिव टैक्स पेयर कंपनीज आप चेक कैसे करेंगे कि किस तरह से होगा। जब भी आपने किसी एक्टिव टैक्स पेयर कंपनी से सर्विसेज ली हैं और आप उसको पेमेंट करने लगे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उसका एनटीएन पकड़ना है, इनवॉइस के ऊपर एनटीएन मेंशन होगा। आपने आना है पीआरए की वेबसाइट के ऊपर e.pra.punjab.gov.pk, तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन होगा और आपने यहाँ पे ये मेन्यू दिया गया, तो इसमें आपने आना है सर्च टैक्स पेयर पे। जब इसको आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसमें देखें 3 ऑप्शन आ रही हैं, सर्च टैक्स पेयर, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, डाउनलोड फाइल। तो आपने आना है सेकंड वाली ऑप्शन पे। ये सर्च टैक्स पेयर में तो जस्ट टैक्स पेयर का प्रोफाइल आता है,
आपने आना एक्टिव टैक्स पेयर, यानी उसका आप स्टेटस चेक करना है कि वो एक्टिव है या नहीं है आज की डेट में, जिस डेट पे आप पेमेंट कर रहे हैं। तो इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और फॉर्म होगा। अच्छा, नीचे जो ऑप्शन है ये क्या जी, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ये टोटल लिस्ट है, यानी जितने पीआरए में आज की डेट में या जिस डेट में आप चेक कर रहे हैं उस डेट में पीआरए के जितने टोटल टैक्स पेयर है एक्टिव कितने हैं, वो वाली लिस्ट आ जाएगी। हैवी फाइल होगी, आपने डाउनलोड नहीं करनी, आपने जस्ट एक का चेक करना है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। आपने क्लिक करना है इसके ऊपर, जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। ठीक है जी, ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। छोटा सा फॉर्म है, आपने इसको फिल करना है, सर्च बाय एनटीएन करना है आपने, यहाँ पे उसका एनटीएन मेंशन करना है, यहाँ डेट डालनी। आज की डेट में पेमेंट कर रहे हैं तो आज का चेक करें, पिछली किसी डेट में देखना चाहते हैं तो पिछला भी देख सकते हैं। बट अगर आप आज पेमेंट कर रहे हैं तो आज की स्टेटस देखें कि वो एक्टिव है या नहीं है। आज की डेट सेलेक्ट करें, ये वाला जो इमेज करेक्टर है वो यहाँ पे लिखें और सर्च के बटन को क्लिक कर देंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली ऑप्शन खुलेगी, उसका जो रिजल्ट होगा वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये एनटीएन आ जाएगा, मैंने कुछ हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो यहाँ पे एनटीएन आ जाएगा, यहाँ पे नाम आएगा, उसका बिजनेस नेम आएगा, उसकी कैटेगरी आएगी, कौन सी सर्विस में रजिस्टर्ड है। यहाँ पे ये देखें स्टेटस आ रहा है, फाइलिंग स्टेटस एक्टिव आ रहा है। अगर ये एक्टिव आ रहा है और यहाँ पे डेट आ रही है कि किस डेट को ये एक्टिव है, यानी आज की डेट का चेक करें, डेट के हिसाब से आएगा। जिस डेट को आपने पेमेंट करनी है उसी डेट को आपने चेक करना है। अगर वो यहाँ पे एक्टिव नजर आपको आ जाए तो फिर आपने उस कंपनी का विद होल्ड नहीं करना, लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो कंपनी जरूर होनी चाहिए। एओपी और इंडिविजुअल की सूरत में उसका आपने विद होल्ड करना ही करना है। अब ये जिसका मैंने चेक किया वो एक इंडिविजुअल है, ये इशफाक साहब हैं कोई, वो इंडिविजुअल है, तो ये चाहे एक्टिव भी है तो इसका विद होल्ड होना ही होना है। एग्जाम्पशन किसको थी हमने जो पीछे देखी, सिर्फ कंपनी की सूरत में। एओपी और इंडिविजुअल को एग्जाम्पशन हासिल नहीं है। अगर हम वापस जाएं अपनी स्लाइड के ऊपर तो यहाँ देखें सर्विस प्रोवाइडेड बाय एक्टिव टैक्स पेयर कंपनीज, अगर कंपनी है तो सिर्फ एग्जाम्पशन किसको हासिल है, कंपनीज को। वो भी कब है उसको हासिल है, जब वो एटीएल पे हो, यानी एक्टिव टैक्स पेयर हो। अदर देन कंपनी, एटीएल वाली कंपनी, सबका आपने विद होल्ड करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने एक्टिव टैक्स पेयर कंपनी का नहीं करना। और एक्टिव टैक्स पेयर आपने कहां से चेक करना है, आपने यहाँ पे आना है पीआरए की वेबसाइट पे। ठीक है जी, यहां से होते हुए आपने ये फॉर्म ओपन होगा तो इस पर आप फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करके एक्टिव टैक्स पेयर वाली ऑप्शन को सेकंड को क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्म खुलेगा, फॉर्म को फिल करेंगे, प्रेस करेंगे सर्च, तो ये वाला आपको एक फॉर्म मिलेगा। अगर यहाँ पे इनएक्टिव है और यहाँ पे कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड समथिंग आ रहा है या लिमिटेड आ रहा है और यहाँ पे इनएक्टिव आ रहा है, फिर आपने उसका विद होल्ड कर लेना है। अगर यहाँ पे कंपनी है और यहाँ पे एक्टिव है फिर आपने नहीं करना उसका विद होल्ड। मेरा ख्याल आपको समझ आ रही है। अभी आपको फर्दर थोड़ा सा इसी चीज को, इसी रूल को, रूल 3 को, एप्लीकेबिलिटी को मैं मजीद थोड़ा सा जो है ना टेबुलर फॉर्म में एक मैंने टेबल बनाया जिसपे आपको समझाना है ताकि आपको ये समझ आ सके। जी नाज़रीन, तो इसको मैं अब आपको एक टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ, इसी रूल 3 को, एप्लीकेबिलिटी को, कि किस पे अप्लाई होगा किस पे नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसी के इर्द गिर्द विद होल्डिंग घूमनी है, इसी के ये क्रक्स है विद होल्डिंग का। तो इसको मैं फर्दर समझाने की कोशिश करता हूँ एक टेबल की फॉर्म में। एक मैंने टेबल बनाया जी, सीरियल नंबर है जी यहाँ पे, विद होल्डिंग एजेंट यानी सर्विस रेसिपिएंट ही विद होल्डिंग एजेंट होता है मोस्टली, तो विद होल्डिंग एजेंट है यहाँ पे ये वाला कॉलम जो है। और ये नेक्स्ट कॉलम जो है वो टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका स्टेटस क्या है, यानी वो कंपनी है, एओपी इंडिविजुअल है, तो ये वो चीज दी गई। नेक्स्ट कॉलम है रजिस्ट्रेशन स्टेटस, यानी पीआरए के साथ ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है, एटीएल पे है या नहीं है। और जो लास्ट है कॉलम वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ विद होल्डिंग रूल। अब इसके ऊपर विद होल्डिंग रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो ये वही रूल है। अब हम आते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं जी, विद होल्डिंग एजेंट। कौन कौन विद होल्डिंग एजेंट थे, विद होल्डिंग हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कोई उसका लाई डिपार्टमेंट है, कोई भी है, या कंपनी है विच इज रेजिडेंट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन द पंजाब, या कोई कंपनी है, या फेडरल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई दायरा है, या कंपनी है। अब विद होल्डिंग एजेंट, अब सिनेरियो डिस्कस करते हैं ना। जो फर्स्ट सिनेरियो ये है कि किसी विद होल्डिंग एजेंट ने सर्विसेज ली। कौन विद होल्डिंग एजेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, या किसी कंपनी ने सर्विसेज ली हैं। किससे सर्विसेज ली हैं जी, टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर कौन है, किसी कंपनी से सर्विसेज ली हैं। किसी कंपनी से फेडरल गवर्नमेंट ने सर्विसेज ली हैं, या किसी कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने या लिमिटेड कंपनी ने सर्विसेज ली हैं किसी कंपनी से। और उसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है, जब उसको चेक किया गया कि वो कंपनी थी और उसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस था जी पीआरए के साथ रजिस्टर्ड था, और जब उसका एटीएल चेक किया गया एक्टिव टैक्स पेयर भी था, ऑन एटीएल था वो। अब रूल पीछे हम पढ़ चुके हैं कि किसको एग्जाम्पशन हासिल है, कंपनी को और एटीएल वाली कंपनी को। तो ये पहला सिनेरियो हमने वही वाला डिस्कस किया है कि विद होल्डिंग एजेंट ने सर्विसेज ली किसी कंपनी से, जब उसको चेक किया गया पीआरए के साथ, वो रजिस्टर्ड थी और ऑन एटीएल पे थी, एक्टिव टैक्स पेयर थी। तो रूल क्या कहते हैं, एप्लीकेबिलिटी क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम विद होल्डिंग, यानी इसका आपने टैक्स विद होल्ड नहीं करना, विद सम एक्सेप्शंस एज गिवन इन रूल 3, यानी कि ये एग्जेम्प्ट है विद होल्डिंग से, क्योंकि ये कंपनी है और एटीएल पे आ रही है, इसलिए ये एग्जेम्प्ट है विद होल्डिंग से। विद सम एक्सेप्शंस हैं, कुछ है एक्सेप्शंस, यानी कि एडवर्टीजमेंट की सूरत, अगर एडवर्टीजमेंट की सर्विस कोई है तो आपने उस पर विद होल्ड कर लेना है, बाकियों पे नहीं करना, ठीक है। इसी तरह एक्सेप्शंस, ये कौन से वाले एक्सेप्शंस डिस्कस हो रही है ये देखें, यहाँ पे है तो ये देखें है एक्टिव टैक्स पेयर कंपनी, लेकिन एक्सेप्शन कहाँ पे थी, एक्सेप्ट एडवर्टीजमेंट सर्विस। एडवर्टीजमेंट के अलावा आपने सबका सारी सर्विसेज का विद होल्ड नहीं करना, सिर्फ एडवर्टीजमेंट का करना है अगर वो एटीएल पे कंपनी कोई है तो। ये पहला सिनेरियो हम वही वाला डिस्कस कर रहे हैं कि विद होल्डिंग एजेंट ने सर्विसेज ली किसी कंपनी से, एओपी नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी है, पीआरए के साथ रजिस्टर्ड है और एटीएल के ऊपर है, उसका आपने टैक्स विद होल्ड नहीं करना, वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम विद होल्डिंग। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे आपने कर सकते हैं इसका, एडवर्टीजमेंट के, अदरवाइज बाकी सारी सर्विस पे आपने कोई विद होल्डिंग नहीं करनी। इसी तरह आप नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट सिनेरियो क्या आ सकता है, यही विद होल्डिंग एजेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है या कोई गवर्नमेंट है, या कंपनी है कोई प्राइवेट या लिमिटेड। सेकंड सिनेरियो क्या है जी, कंपनी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कंपनी है, फर्म है या एओपी है या इंडिविजुअल है, लेकिन
इस वक्त ये रजिस्टर्ड नहीं है पीआरए के साथ, नॉट रजिस्टर्ड विद पीआरए। अगर पीआरए के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो जाहिर है वो एटीएल पे भी नहीं है, तो उसका आपने आंखें बंद करके विद होल्ड कर ले। पंजाब सेल्स टैक्स इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द बिल। अब जो कंपनी पीआरए के साथ रजिस्टर्ड नहीं है उसने आपको सेल टैक्स की इनवाइस भी नहीं दे सकती वो, क्योंकि पीआरए के साथ वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसके बिल को आपने जो टोटल अमाउंट होगी उसको ग्रॉस कंसीडर करना है और उसके ऊपर आपने टैक्स पीआरए का विद होल्ड कर लेना है। जो भी रेट होगा, मोस्टली 16% स्टैंडर्ड रेट है, उस पर कैलकुलेट कर लेना है। अगर सर्विसेज कुछ सर्विसेज हैं जो 5% वाली हैं तो 5% पे आपने विद होल्ड कर लेना है। तो ये आपने देख लेना है कि उसका रेट क्या है, वो सेकंड स्केड्यूल में आपको दिया गया होगा, हम वो आगे डिस्कस भी कर लेंगे रेट्स का। ठीक है जी। सेकंड सिनेरियो ये था कि कोई कंपनी है, फर्म है, यूरोपियन इंडिविजुअल है जो सर्विस प्रोवाइडर इनमें से कोई भी है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है पीआरए के साथ तो आंखें बंद करके विद होल्ड कर लें। ठीक है जी। थर्ड सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं कि कोई फर्म है, यूरोपियन इंडिविजुअल है, इन तीनों में से कोई भी है, पीआरए के साथ रजिस्टर्ड है वो और एक्टिव भी है पीआरए के साथ, एटीएल के ऊपर है वो, तो उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, विद होल्डिंग होगी या नहीं होगी। पंजाब सेल्स टैक्स इज टू बी विद हेल्ड एट एप्लीकेबल रेट। यहाँ पे भी विद होल्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पशन किसको थी? कंपनीज को थी, फर्म को नहीं थी, एओपी की भी नहीं है, इंडिविजुअल की भी को भी नहीं है, चाहे ये पीआरए में रजिस्टर्ड है या नहीं है। इनको तो आपने चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि एटीएल पे है या नहीं है, इनका आपने विद होल्ड करना ही करना है। ठीक है जी। अनरजिस्टर्ड का भी आंखें बंद करके कर लेना विद होल्ड, फर्म या एओपी है या इंडिविजुअल है, इनका भी आंखें बंद करके विद होल्ड कर लेना है आप। ठीक है। ये थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है। अब इसमें सिर्फ कंपनी अगर होती, सिर्फ उसको चेक किया जा सकता था कि ये एटीएल पे अगर है, यानी फर्स्ट वाला सिनेरियो, तो फिर विद होल्डिंग नहीं होगी, अदरवाइज हो जानी है। अब हम एक और सिनेरियो चेक करते हैं। अब विद होल्डिंग एजेंट हम थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे विद होल्डिंग एजेंट कौन थे? फेडरल गवर्नमेंट या कंपनी या कोई प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। इस सिनेरियो में क्या है जी? रेसिपिएंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज हु आर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ऑफ द एफबीआर या पीआरए। ठीक है जी। अब जो रेसिपिएंट, जो विद होल्डिंग एजेंट है, वो है रेसिपिएंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। कोई ऐसी कंपनी है उसने एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ली हैं, तो वो भी विद होल्डिंग एजेंट था। हमने चूंकि जहां पढ़ लिया था, यहाँ पे डेफिनेशन में यहाँ पे पढ़ा था हमने रेसिपिएंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। ऊपर हमने डिस्कस कर लिया सारा, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ये कंपनी वाला यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, एडवर्टाइजमेंट वाले को। ये देखें, पहले में हमने फेडरल गवर्नमेंट और ये और कंपनी वाला डिस्कस कर लिया, अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विस रेसिपिएंट है, कोई एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ले रहा है, तो उस सिनेरियो में क्या करना है? ऑल पर्संस यानी कि एओपी, इंडिविजुअल, कंपनी जो भी हो सर्विस प्रोवाइडर, उसका स्टेटस जो भी हो, ऑन एटीएल और नॉट, एटीएल पे है या नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एटीएल स्टेटस, होल अमाउंट ऑफ पंजाब सेल्स टैक्स टू बी विदहेल्ड एंड डिडक्टेड। इसमें इस सिनेरियो में भी आपने विद होल्डिंग कर लेनी है 100%, सारी की सारी विद होल्डिंग कर लेनी है आपने। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताता जाऊं कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, यहाँ पे विद होल्डिंग जहां पे भी होनी है 100% विद होल्डिंग होनी है, यानी कि 16% जितनी भी हो बनती है अमाउंट, वो सारी की सारी विद होल्ड होगी, यानी 5% या 16% रिड्यूस रेट पे अगर कोई सर्विस है तो। यहाँ पे वो नहीं है 1/5 नहीं है, जिस तरह के एफबीआर में है 1/5 यानी 20% विद होल्डिंग करते हैं, बाकी 80% वापस टैक्स पेयर को दे देते हैं और वो जमा कराता है, 20% सिर्फ विद होल्डिंग एजेंट जमा कराता है। यहाँ पे वो नहीं है, पीआरए में 100% विद होल्डिंग है विद सेल्स टैक्स की। ठीक है जी। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं अब एडवर्टाइजमेंट, रेसिपिएंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट अगर कोई विद होल्डिंग एजेंट है तो वो बगैर कुछ देखे कि वो एओपी, इंडिविजुअल, कंपनी जो भी है, वो स्टेटस भी उसका नहीं देखेगा, ये भी नहीं देखेगा कि इन कंपनी है या नहीं है। एडवर्टाइजमेंट की सूरत में आंखें बंद करके उसका विदहोल्ड कर लेना है, चाहे वो कंपनी भी क्यों ना हो, चाहे वो एटीएल पे भी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि ये पीछे रूल हमने जो पढ़ा है इसमें आपको पता होगा, ये देखें एक्सेप्शंस दी गई थी एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज की। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज चाहे एक्टिव टैक्स पेयर कंपनीज भी दे रही हैं, अब भी उसका विदहोल्ड होना ही होना है। इसीलिए ये वाला हमने फ्रेम किया है, ये वाला सेकंड वाला, कि अगर रेसिपिएंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज है, यानी कि मैं कोई कंपनी हूं, मैं कुछ भी बनाती हूं, लाइक मैं जूते बनाते हैं, हमारी कंपनी जूते बनाती है, तो जूते की जब भी कमर्शियल हम देंगे किसी टीवी को या किसी एजेंट को, तो उसका टैक्स जब हम उसको पे करने लगेंगे सर्विसेज के अगेंस्ट, हमने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ली है किसी से भी, किसी इदारे से, किसी एजेंट से या किसी टीवी एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइडर से, तो उसको जब हम पेमेंट करने लगेंगे तो हमने टैक्स विद होल्ड कर लेना है 100%, सारा का सारा टैक्स विद होल्ड करके वो कंपनी, वो मैन्युफैक्चरर या वो जूते वाला सारा का सारा टैक्स विद होल्ड करेगा और पीआरए को सबमिट करवा देगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, आंखें बंद करके विद होल्डिंग कर लेनी है एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज की और पीआरए को सबमिट करवानी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम सिनेरियो कौन सा देखने वाले हैं जी, वो है रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग टैक्सेबल सर्विसेज फ्रॉम अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कोई ऐसा बंदा जो सर्विसेज ले रहा है, पीआरए के साथ रजिस्टर्ड है, बट किसी सर्विस ले रहा है किसी अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन से। अब इस सिनेरियो में कोई भी हो सकता है, इस सिनेरियो में इंडिविजुअल भी हो सकता है जो पीआरए के साथ रजिस्टर्ड है, जो एओपी है या कंपनी है, पीआरए के साथ रजिस्टर्ड है बट वो सर्विसेज ले रहा है ऐसे बंदे से जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, उसका यानी नॉट रजिस्टर्ड विद पीआरए, उसका स्टेटस ऑल होगा, यानी कि टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कंपनी हो, एओपी हो, इंडिविजुअल हो, जो भी हो, लेकिन अगर वो पीआरए के साथ रजिस्टर्ड नहीं है और उसने सर्विसेज दी हैं ऐसे बंदे को जो रजिस्टर्ड है, यानी विद होल्डिंग एजेंट जो है वो रजिस्टर्ड है, तो उस सिनेरियो में होल अमाउंट जो है वो पंजाब सेल्स टैक्स डिडक्ट होगी, विद होल्ड होगी और पीआरए को सबमिट हो जाएगी। यानी कि ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, यहाँ पे मैंने चेंज किए हैं विद होल्डिंग एजेंट, यहाँ पे और विद होल्डिंग एजेंट था, इसमें और विद होल्डिंग एजेंट है, इधर और टाइप ऑफ विद होल्डिंग एजेंट्स है। इसमें जो है फेडरल
फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और कंपनीज हैं, ठीक है जी, इन्होंने विद होल्डिंग करनी है। और यहाँ पे आगे डिफरेंट सिनेरियोज हैं सर्विस प्रोवाइडर के। यहाँ पे फिर एक हमने चेंज किया, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, रेसिपिएंट ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विस का विद होल्डिंग एजेंट है उसमें, लेकिन इस सिनेरियो में सिर्फ एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज पे अप्लाई होगा ये वाला, और ये वाला जो है सिर्फ उस सिनेरियो में होगा जहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन से सर्विसेज ले रहा है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन से ले रहा है फिर नहीं करेगा, यहाँ ये वाला रूल उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो होपफुली आपको काफी कुछ समझ आ गई होगी। ये 3-4 डिफरेंट रूल थे, ये इसी के इर्द गिर्द फिर रहे थे कि क्या रूल है ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ विद होल्डिंग रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो फिर इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। द रूल शैल नॉट अप्लाई ऑन द सर्विसेज रिलेटिंग टू, ये जो रूल है विद होल्डिंग के ये अप्लाई नहीं होंगे, यानी कि इनकी विद होल्डिंग नहीं होगी किनकी, टेलीकॉम कंपनीज की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, कुरियर की, 4 बड़ी कंपनीज की विद होल्डिंग हमने नहीं करनी, नहीं हो सकती क्योंकि एग्जाम्प्ट है ये। इसी तरह कौन और एग्जाम्प्ट है, 5वां एक्टिव टैक्स पेयर कंपनी, ऐसी कंपनीज, इंडिविजुअल और एओपी नहीं, कंपनीज जो एटीएल के ऊपर हैं, जो पीआरए के साथ रजिस्टर्ड है और एक्टिव टैक्स पेयर शो हो रहा है उनका, एटीएल पे आ रही है, वो एक्टिव आ रही है, तो वो भी एग्जाम्प्ट है विद होल्डिंग से, यानी उनके ऊपर भी ये वाले रूल्स अप्लाई नहीं होते, एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पशन किसको हासिल है, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को। क्यों, ये चारों भी कंपनीज हैं, क्योंकि अदर देन कंपनीज ये बहुत कम ऐसा है कि इनमें से कोई बगैर कंपनीज यानी एओपी इंडिविजुअल ऐसा तो काम कर रही है, शायद कुरियर में कुछ लोकल सेगमेंट हो, अदरवाइज सारी बाकी सारी कंपनीज ही हैं। और यहाँ पे चौथा, ये 5वां रूल भी कंपनी से रिलेटेड ही है। तो रूल ये है कि ये 4 चाहे एटीएल पे हैं या नहीं, इनको वैसे एग्जाम्पशन हासिल है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी कंपनीज हैं अदर देन ये सारी कंपनी, उनका एटीएल पे होना लाजमी है। तो एग्जाम्पशन हासिल है तो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को एग्जाम्पशन हासिल है अगर वो एटीएल पे हो, वो भी शर्त है कि वो एटीएल पे हो, एक्टिव टैक्स पेयर हो पीआरए की, ठीक है, उसको आप चेक करेंगे यहाँ पे। अदर देन कंपनीज को चेक करने की जरूरत ही नहीं, उनकी आंखें बंद करके आप विदहोल्ड कर लें, विदहोल्डिंग एजेंट जो है वो विदहोल्ड कर लेंगे बगैर देखे। सिर्फ और सिर्फ कंपनीज की सूरत में आपने आगे यहाँ पे उनका एटीएल का स्टेटस चेक करना है, यहाँ से आके ये फॉर्म फिल करना है, और यहाँ पे आपको स्टेटस एक्टिव मिले कंपनीज का तो फिर आपने उसका विदहोल्ड नहीं करना, अदरवाइज इनएक्टिव है तो कंपनी का भी विदहोल्ड हो जाएगा और बाकियों का तो विदहोल्ड होना ही होना है, एओपी और इंडिविजुअल का। तो ये था रूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसको हमने जिक्र किया। थर्ड रूल के बाद आता है जी फोर्थ रूल, हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं रूल 4 जो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट के। जो विदहोल्डिंग एजेंट है उनकी क्या 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी है विदहोल्डिंग के अलावा, यानी विदहोल्डिंग तो करनी उसने, उसके अलावा कुछ भी है यानी विदहोल्डिंग एजेंट शैल इंडिकेट इन एन एडवर्टीजमेंट, टेंडर, बिडिंग डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, बुकिंग ऑर्डर और एनी अदर डॉक्यूमेंट। क्या विदहोल्डिंग एजेंट क्या इंडिकेट करेगा, विदहोल्डिंग एजेंट ने इंडिकेट करना है अपने किसी भी एडवर्टीजमेंट में, किसी टेंडर में, बिडिंग के कोई डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई बुकिंग ऑर्डर है, कुछ भी है उसने लिखना है उसके अंदर कि सेल्स टैक्स विल बी डिडक्टेड और विदहेल्ड एज पर रूल्स फ्रॉम द पेमेंट्स टू बी मेड टू द सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि उसने जब भी किसी से सर्विसेज लेनी है विदहोल्डिंग एजेंट ने तो अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, बिडिंग डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं, कि ये सेल टैक्स जो होगा वो डिडक्ट किया जाएगा पीआरए का और पीआरए को सबमिट करवाया जाएगा एज पर रूल, एज पर लॉ। तो उसने जो भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विदहोल्डिंग एजेंट की कि जब भी सर्विस लेनी है उसने ये मेंशन करना, उनको पहले से बताना है कि हम विदहोल्ड करेंगे पीआरए का टैक्स एज पर लॉ। अगर एग्जाम्पशन होगी तो फिर तो नहीं करेंगे, लेकिन एज पर लॉ अगर बनता है तो हम विदहोल्ड करके पीआरए को सबमिट करवाएंगे। तो ये उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल 5 जो कि है विदहोल्डिंग फ्रॉम रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि अगर आप सर्विसेज लेते हैं, यानी कोई विदहोल्डिंग एजेंट है वो सर्विसेज ले रहा है किसी रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर से, यानी रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर मीन पीआरए के साथ वो रजिस्टर्ड है, तो उस सिनेरियो में क्या करना है, विदहोल्डिंग एजेंट शैल विदहोल्ड द होल अमाउंट ऑफ द सेल्स टैक्स शोन इन द टैक्स इनवॉइस इन अकॉर्डेंस विद द रूल 3 ऑफ द विदहोल्डिंग रूल्स 2015। यानी कि रूल 3 के मुताबिक वो उसकी विदहोल्डिंग कर ली जाएगी जो अगर वो रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है, एंड मेक पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ द इनवॉइस टू द रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर। तो ये इसमें एग्जांपल ये दी गई है कि आपने किसी ऐसे बंदे से सर्विसेज ली है जो पीआरए के साथ रजिस्टर्ड है, यानी एओपी इंडिविजुअल है या कंपनी है और वो रजिस्टर्ड है पीआरए के साथ। हाँ, अलबत्ता एटीएल पे है तो फिर आप विदहोल्ड नहीं करेंगे, अदर देन कंपनी जो कि एटीएल पे है उसके अलावा आपने उसकी क्या करनी है, अमाउंट, होल अमाउंट ऑफ द सेल्स टैक्स आपने विदहोल्ड कर लेनी है और बाकी जो सर्विसेज की अमाउंट है वो आपने उसको पे कर देनी है। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए की सर्विसेज दी है जी, 1 लाख रुपए की सर्विसेज ली है आपने, उसने आपको इनवाइस कर दी 1 लाख रुपए की इनवाइस सर्विसेज की, प्लस उसने 16% सेल्स टैक्स डाला होगा तो वो बन जाएगा 1,16,000। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन की सूरत में आपने विदहोल्ड कर लेना है सारा का सारा टैक्स, सेल्स टैक्स यानी 16%, यानी 16,000 आप विदहोल्ड कर लेंगे। बाकी की जो पेमेंट है जो 1 लाख उसकी सर्विसेज की अमाउंट है वो आपने उसको वापस कर देनी है सर्विस प्रोवाइडर को, और जो 16,000 होगा वो आपने पीआरए को सबमिट करवा देना। तो ये कंडीशन है सर अगर आप रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज लेते हैं अदर देन एटीएल कंपनी, क्योंकि एटीएल कंपनी जो है वो तो एग्जाम्प्ट है ना, उसके अलावा सारी की सारी की आपने विदहोल्ड करना है। ये उस सिनेरियो में है। अब रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर, इसी तरह अगला जो रूल है वो इसी से मिलता जुलता है, विदहोल्डिंग फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर। ये था रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर, ये अनरजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर। अब आ जाते हैं अनरजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर से। उस सिनेरियो में क्या करना, अगर कोई विदहोल्डिंग एजेंट सर्विसेज लेता है किसी ऐसे बंदे से जो पीआरए के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो उस सिनेरियो में क्या करना है जी, डिडक्ट द सेल्स टैक्स एट एप्लीकेबल रेट ऑन द बेसिस ऑफ द क्रॉस वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सर्विस। अब ये इधर क्यों कहा गया कि डिडक्ट करें, ठीक है, विदहोल्ड ने डिडक्ट करें, क्यों, क्योंकि जब वो इनवाइस करेगा आपको, अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड से लिया तो उसमें वो सेल्स टैक्स शामिल नहीं करेगा, क्योंकि पीआरए के साथ वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए वो टैक्स ऐड करने के लायबल भी नहीं है, वो चार्ज ही नहीं कर सकता आपको टैक्स क्योंकि वो पीआरए में रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए अब आप इस सिनेरियो में क्या करेंगे, लेकिन आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है एज अ विदहोल्डिंग एजेंट पीआरए ने कि आपने खुद से टैक्स डिडक्ट करना है,
16% आपने उसकी इनवाइस जितने भी अमाउंट होगी, फर्स्ट करे आपको उसने 1 लाख की इनवाइस कर दी, टैक्स कोई शामिल नहीं किया, 16% उसमें से डिडक्ट करना है, फॉर्मूला लगा के 16% डिडक्ट करके उसमें से टैक्स विदहोल्ड कर लेना और बाकी जो उसमें से पेमेंट होगी यानी कि सबमिट करवा देना है। और उसके एक साथ शर्त यह है कि मेक पेमेंट ऑफ द इनवाइस टू द रजिस्टर्ड पर्सन, कीप इन रिकॉर्ड द कॉपी ऑफ सीएनआईसी और एनटीएन, और उस बंदे का सीएनआईसी या एनटीएन वो आपने अपने रिकॉर्ड में रख लेना है अनरजिस्टर्ड पर्सन का। ठीक है जी। अनरजिस्टर्ड पर्सन आपको कैसे पता चलेगा? जब वो आपको इनवाइस देगा तो उसमें टैक्स शामिल ही नहीं होगा क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड होगा, तो आपने उसका टैक्स विदहोल्ड कर लेना है, डिडक्ट करना है 16%, बाकी अमाउंट उसको दे देनी है उसकी सर्विस की, 16% आपने पीआरए के अकाउंट में जमा करा देना है। ठीक है जी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसका एनटीएन या सीएनआईसी की कॉपी अपने पास रखनी है संभाल के, वो बाद में आप जब रिटर्न फाइल करेंगे उसमें भी मेंशन करनी होगी, और आप पीआरए भी आपसे मांग सकता है तो आपने उनको भी प्रोवाइड करनी है। तो ये जी रूल 5 और 6 था कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की सूरत में आपने क्या करना है। रजिस्टर्ड की सूरत में आपके पास टैक्स की अमाउंट पहले से शामिल होगी इनवाइस की, आपने जस्ट वही विदहोल्ड कर लेनी है और बाकी उसको दे देनी है। जबकि अनरजिस्टर्ड के केस में कोई टैक्स की इनवाइस शामिल नहीं होगी, टैक्स अमाउंट शामिल नहीं होगी, तो आपने खुद से डिडक्ट करना है, 16% ऐड करना है उसमें, वो लेस करके बाकी अमाउंट उसको दे देनी है। अब नेक्स्ट रूल है जी रूल 8, प्रोसीजर क्या है। पेमेंट कब करेंगे? आपने टैक्स, आपने किसी से सर्विसेज ली, आपने विदहोल्ड कर ली एज अ विदहोल्डिंग एजेंट, आपने टैक्स विदहोल्ड कर लिया पीआरए का, अब आपने पीआरए को कब सबमिट करवाना है? तो उसमें कुछ सिनेरियोज हैं ABC। इसमें यह है जी, विदहोल्डिंग एजेंट शैल डिपॉजिट द विदहेल्ड अमाउंट बाय 15th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। हर महीने आपने अगर एक महीने में आपने विदहोल्डिंग की है तो उस महीने की विदहोल्डिंग की अमाउंट पीआरए की वो आपने अगले महीने की 15th तक जमा करा देनी है पीआरए के अकाउंट। ठीक है जी। पीआरए के अकाउंट में नेक्स्ट 15 तक, यानी कि अगर मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने में आपने विदहोल्डिंग की है तो 15 अप्रैल तक पिछले महीने की विदहोल्डिंग यानी मार्च के महीने की विदहोल्डिंग आपने 15 अप्रैल तक जमा करा देनी है पीआरए के अकाउंट में। इसी तरह जनवरी की आपने फरवरी की 15 तक, फरवरी वाले महीने की आपने मार्च की 15 तक, मार्च वाले महीने की अप्रैल के 15 तक, तो 15 से पहले पहले जमा करा देनी है पीआरए के अकाउंट में। द पीरियड इन विच क्लेम्स इनपुट टैक्स इन एफबीआर। अच्छा, इसमें कुछ और भी हैं कुछ शरायत हैं जी, इन तीनों में से जो भी पहले होगी आपने उस डेट पे जमा करानी है। ये तो एक 15 डे वाली जनरल सी है। द पीरियड इन विच क्लेम्स इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इन एफबीआर, यानी अगर आप जो विदहोल्डिंग एजेंट है एफबीआर में रजिस्टर्ड है तो उसने अगर उस पे इनपुट क्लेम कर लिया है उस इनवाइस पे जिस पे विदहोल्डिंग की है पीआरए की, उसका इनपुट ले लिया एफबीआर में, तो तब भी आपने उसके अगले महीने जिसमें इनपुट क्लेम किया उसके नेक्स्ट 15 को आपने पीआरए में सबमिट करवानी है। बाय द डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड टू द सर्विस प्रोवाइडर। अब सर्विस प्रोवाइडर से जिससे आपने सर्विसेज ली और जिसका आपने टैक्स विदहोल्ड किया है, तो उसको जिस डेट को आपने उसको पेमेंट किया है उसके अगले 15 को आपने पीआरए में पेमेंट सबमिट करवा देनी है। एक और सिनेरियो ऑन अ डेट विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवाइस, यानी अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती, यानी आपने ना तो इनपुट क्लेम किया है उस इनवाइस का जिस पे आपने विदहोल्डिंग किया, ना ही आपने सर्विस प्रोवाइडर को कोई पेमेंट किया अभी तक, यानी आपने इनवाइस सर्विसेज ले ली उसको पेमेंट नहीं की, और फिर अगर ये दोनों ऑप्शंस कंप्लीट नहीं हुई, शर्तें पूरी नहीं, तो तीसरी ऑप्शन ये है ऑन अ डेट विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवाइस। एक इनवाइस आ गई, आपने सर्विसेज ले ली, उसकी इनवाइस आपके पास आ गई है, उसके 4 माह के अंदर अंदर आपने पीआरए को पेमेंट करनी है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी। इन तीनों शर्तों में से कोई एक भी पहले पूरी हो जाती है तो उससे अगले 15 को आपने, उस मंथ की अगले 15 को आपने पेमेंट पीआरए में सबमिट करा दी, यानी जिस मंथ में आपने इनपुट क्लेम किया तो उसके अगले महीने की 15 को, अगर आपने सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट कर दी है उसके उस मंथ की अगले 15 को आपने जमा करा देनी, या फिर दोनों अगर ये ऑप्शन नहीं हुई तो फिर चौथी है कि विद इन 4 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ द इनवाइस आपने पीआरए को पेमेंट करा देनी, विच एवर अर्ली। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन पहले होगा आपने पीआरए को पेमेंट सबमिट करवा देनी है। ठीक है जी। उसका प्रोसीजर क्या है, आपने किस तरह से पेमेंट करवानी है, उसका जब आप पीआरए में रजिस्टर्ड होंगे तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और उस लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आप पीएसआईडी चालान जनरेट करेंगे, वहां से चालान बनेगा, आपने जिस तरह एफबीआर में होता है इसी तरह सेम पीआरए में है, आपने चालान जनरेट करना है और बैंक में जाके जमा करवा देना है। एफबीआर बैंक ऑफ पंजाब में भी जमा हो जाते हैं और नेशनल बैंक में भी जमा हो जाते हैं पीआरए का टैक्स जमा, तो आपने वहां पे जब चालान बनाएंगे तो उसमें पार्टी का नाम लिखेंगे, उसका एनटीए लिखेंगे और अमाउंट लिख के तो जमा करवा देंगे। नेक्स्ट जी रूल है, रूल 8 हो गया जी। रूल 9 है जी, फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट या फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न आपने कब सबमिट करवानी है, कैसे सबमिट करवानी है, किस तरह सबमिट करवानी है, तो ये रूल 9 में बताया गया है। ठीक है जी। इसको ब्रीफली मैंने ये बनाया है आपको, अभी इसमें गो थ्रू कर लेते हैं। फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट यानी कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न को ही स्टेटमेंट कहते हैं, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट असल में आई है, विदहोल्डिंग एजेंट की जो रिटर्न होती है वो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट होती है। ठीक है जी। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, पीआरए में 2 तरह की स्टेटमेंट फाइल होती है, 2 तरह की रिटर्न फाइल होती है, एक सर्विस प्रोवाइडर की होती है और एक विदहोल्डिंग एजेंट की होती है, जो सिर्फ विदहोल्डिंग एजेंट है। कुछ है सर्विस प्रोवाइडर, उनकी सर्विस प्रोविजन की जाती है, उसी के अंदर उनकी विदहोल्डिंग की भी होती है, यानी सर्विस प्रोवाइडर की दोनों उसी में एक ही में रिटर्न में आ जाती है। जो नॉर्मल रिटर्न कहलाती है वो ये वाली रिटर्न है, PST 04, ये नॉर्मल रिटर्न है। ठीक है। इसमें उनकी सेल्स टैक्स की भी आ जाती है और इनकी विदहोल्डिंग की भी आ जाती है। ठीक है जी। ये उसका मेन जो रिटर्न का पहला फॉर्म है, ये उसका एनेक्सचर ए है जिसमें उसकी परचेजेस आती हैं, ये एनेक्सचर सी है जिसमें उसकी सेल्स आती हैं। ठीक है। और इसी एनेक्सचर सी में और ए में, बल्कि एनेक्सचर ए में जहाँ पे परचेजेस लिखता है यहाँ पे टैक्स, रिवर्स चार्ज और विदहोल्डिंग का कॉलम भी आ जाता है, यानी सर्विस प्रोवाइडर के लिए उसका एक तो सर्विसेज का टैक्स
टैक्स होगा जो उसने जमा कराना है, और उसने अगर कोई विदहोल्डिंग किया तो वो भी इसी में शामिल हो जाती है, नेक्स्ट ए में आ जाती है। ये नेक्स्ट सी में उसकी सेल्स आ जाती हैं, ए और बी मिला के यहाँ पे उसकी सारी फिर रिटर्न फाइल होके आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये तो होगी नॉर्मल रिटर्न PST 04 जो कि रजिस्टर्ड पर्सन ने जमा करानी होती है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, रजिस्टर्ड है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो नॉर्मल रिटर्न फाइल करता है जिसमें उसका सेल्स टैक्स और विदहोल्डिंग दोनों होता है। और ये है जी फॉर्म ए, ये है विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, पंजाब सेल्स एंड सर्विसेज मंथली विदहोल्डिंग फॉर विदहोल्डिंग एजेंट। तो ये विदहोल्डिंग एजेंट की स्टेटमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिकली अब फाइल होती है, मैनुअली नहीं होती। इसके लिए आपने वही जब आप रजिस्टर्ड होंगे ऑनलाइन PRA की वेबसाइट पे तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, और वहां पे जब आप PSID बना के पेमेंट कर देंगे तो साथ ही ये विदहोल्डिंग स्टेटमेंट का भी आपको कॉलम मिल जाएगा, वहां पे आप उसको क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाता है। इसमें आपने लिखना होता है सीरियल नंबर, किस किस इनवाइस का आपने काटा है, नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, कौन है बंदा जिससे आपने सर्विसेज ली है, उसका एनटीएन क्या है, FTN क्या है या CNIC नंबर क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज है, कौन कौन सी सर्विसेज ली है आपने, नंबर एंड डेट ऑफ द टैक्स इनवाइस का नंबर, उसकी डेट क्या है वो आप मेंशन करेंगे, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, जो टैक्स इनवाइस आपके पास आई है उसमें वैल्यू ऑफ सर्विसेज क्या है, अमाउंट ऑफ पंजाब सेल्स टैक्स की, पंजाब की टैक्स की अमाउंट कितनी है, आपने विदहोल्ड कितनी कर ली है, ठीक है जी। ये सारी डिटेल इसमें आ जाती है। यहाँ आपकी डेक्लेरेशन है कि आपने मैं विदहोल्ड कर लिया, CNIC नंबर ये है, ये नीचे साइन करके, वो तो आप इलेक्ट्रॉनिकली साइन जब सबमिट होती है तो वो साइन हो जाते हैं आपके, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट होती है, ये फॉर्म ओपन हो जाता है, आपने सारे को फिल करके जमा करा देना होता है, तो ये आपकी रिटर्न सबमिट हो जाती है। ये 15 को आपकी पेमेंट फाइल होती है और 18 तक लास्ट डेट होती है, जिस तरह FBR में सेम इधर PRA में 18 को लास्ट डेट होती है, आपने रिटर्न भी फाइल करनी होती है, रिटर्न यानी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी होती है, ये विदहोल्डिंग एजेंट। इसी तरह अब हम चलते हैं रूल 10 की तरफ, प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कुछ रह गए हैं, जो रूल 9 है ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट्स तो पढ़ा दिखा दी हैं, जो फाइल होती है रूल 9 में लिखा हुआ क्या है ये हमने गो थ्रू नहीं किया। फाइलिंग ऑफ अ स्टेटमेंट, द रजिस्टर्ड पर्सन एज अ सर्विस प्रोवाइडर एंड विदहोल्डिंग एजेंट, ऐसा बंदा जो रजिस्टर्ड है एज अ सर्विस प्रोवाइडर और विदहोल्डिंग एजेंट भी जा रहा है तो शेल फाइल द स्टैंडर्ड रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ PST 04, जो मैंने बताया कि ये वाली जो नॉर्मल रिटर्न है वो फाइल करेगा अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है, रजिस्टर्ड है एज अ सर्विस प्रोवाइडर और साथ विदहोल्डिंग भी कर रहा है तो PST 04 की। और जो विदहोल्डिंग एजेंट है, रजिस्टर्ड विदहोल्डिंग एजेंट, जो विदहोल्डिंग एजेंट में रजिस्टर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, फॉर्म ए फिल करके जमा करवाएगा। शेल नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द स्टेटमेंट ऑन द फॉर्म ए। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसमें देखना यह है कि जो रजिस्टर्ड विदहोल्डिंग एजेंट है यानी कि इस कैटेगरी में आता है, सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर्ड है, वो फॉर्म ए नहीं करेगा, वो जो सर्विस प्रोवाइडर में भी रजिस्टर्ड है वो नॉर्मल रिटर्न फाइल करेगा। एंड अनरजिस्टर्ड विदहोल्डिंग एजेंट होल्डिंग NTN, अच्छा ये इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये दोनों ये फॉर्म ए ही फिल करेगा, जो विदहोल्डिंग एजेंट है वो शेल बी रिक्वायर्ड टू फाइल स्टेटमेंट ऑन द फॉर्म ए, ठीक है जी। विदहोल्डिंग एजेंट जो है वो फॉर्म ए फिल करेगा, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये उसकी विदहोल्डिंग एजेंट, यही उसकी रिटर्न है, यही उसका विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है, तो ये वाली फाइल सिंपली ये फाइल करेगा। इसमें एनेक्सर A B C इसका नहीं होगा क्योंकि इसकी सेल्स परचेज नहीं होती, सेल्स नहीं होती इसलिए वो नहीं फार्म करता, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी परचेजेस होती हैं, ये इनवाइस सेल्स रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज होता है तो सर्विसेज की अमाउंट यहाँ पे जिस जिससे लिए वो लिखेगा और फाइल कर देगा, ठीक है जी। अब हम वापस आते हैं, ये हो गया। और जो अनरजिस्टर्ड विदहोल्डिंग एजेंट है तो वो भी इसी फॉर्म ए पे ही जो है ना अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल कर सकता है, लेकिन ये अगर क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो ये फॉर्म ए पे फाइल कर सकता है, लेकिन ये मैनुअल है, लेकिन अब मैनुअल खत्म है तो आपको रजिस्टर्ड होकर इलेक्ट्रॉनिकली ही यही फॉर्म ए फाइल करना होता है। इन केस द विदहोल्डिंग एजेंट इज नाइदर रजिस्टर्ड पर्सन नॉर होल्ड NTN, अगर उसके पास NTN भी नहीं है और रजिस्टर्ड भी नहीं है तो अभी तक लॉ में ये मेंशन है कि ये अपनी रिटर्न जो है अपना स्टेटमेंट जो फॉर्म ए पे फाइल कर सकता है यानी अनरजिस्टर्ड, बट प्रैक्टिकली अभी ये एप्लीकेबल नहीं है, इनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और इनको इलेक्ट्रॉनिकली अपनी रिटर्न फाइल करना होगी फॉर्म ए के ऊपर। अदरवाइज ये दोनों लिखा हुआ जरूर है लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है, इनको रजिस्टर्ड होकर अपनी इलेक्ट्रॉनिकली घर बैठे ऑफिस में बैठे ही अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, अदरवाइज ये इनको मैनुअली फाइल करनी पड़नी थी। अच्छा जी, रिटर्न ऑफ द स्टेटमेंट फाइल में बी फाइल्ड विद इलेक्ट्रॉनिकली और मैनुअली थ्रू कुरियर पोस्ट और अदरवाइज, यहाँ पे मेंशन जरूर है बट अभी करंटली जो प्रैक्टिकली है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल हो रही है, ये दो ऑप्शन नहीं है तो ये वाली ऑप्शन ही अभी एप्लीकेबल है। हाँ, इसमें लास्ट में ये लिखा हुआ है जी, अगर कोई गलती हो जाती है आपसे रिटर्न फाइल करने में या विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करने में, अगर तो अमाउंट कम लिखी गई और आपने ज्यादा जमा करानी थी तो बगैर विदाउट एनी परमिशन कमिश्नर से अप्रूवल लिए बगैर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो और अगर कम है तो फिर आपको कमिश्नर से अप्रूवल लेनी होगी, उसके बाद दोबारा रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकेंगे। तो ये थी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो ये थी स्टेटमेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। जब आप रजिस्टर्ड होंगे तो आपको फर्दर गाइडेंस भी आपको लॉगिन से जब आप ओपन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये सिंपल रिटर्न है जो फॉर्म ए है, जो नॉर्मल रिटर्न है जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, और विदहोल्डिंग एजेंट जिनके दोनों पर्पज हैं, सर्विस प्रोवाइडर एंड विदहोल्डिंग एजेंट। और ये फॉर्म ए यानी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है जो उनके लिए जो सिर्फ और सिर्फ विदहोल्डिंग एजेंट है, जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके ये हम विदहोल्डिंग एजेंट रूल्स पढ़ रहे हैं, उनपे मोस्टली पे ये अप्लाई होती है अगर वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो। अब नेक्स्ट चलते हैं जी रूल 10, प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन और डाटा। रूल 10 है जी जिसमें ये पावर एक्चुअली करता है पीआरए के एम्प्लॉइज को कि वो आपसे कोई भी विदहोल्डिंग एजेंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर विदहोल्डिंग एजेंट शैल फर्निश ऑल सच इन्फॉर्मेशन और डाटा टू द ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी के ऑफिसर को वो जमा करवाएगा। इस रूल के तहत कोई भी अगर चीज वो इनसे मांगते हैं यानी कि
के ऑडिटेड अकाउंट्स आपसे मांग सकते हैं, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट मांग सकते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी आपसे मांग सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स। तो आपसे कोई चीज मांग सकते हैं रूल 10 के तहत, ये उनको एम्पावर कर रहा है। और अगर आप नहीं सबमिट करवाते तो 48 की पेनल्टीज के तहत आपको कुछ पेनल्टीज भी लग सकती है अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। तो ये था रूल 10। रूल 11 है जी, रूल 11 सर्टिफिकेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। अब देखें, आप विद होल्डिंग एजेंट है और आपने किसी का टैक्स विद होल्ड कर लिया, तो वो आपसे कोई प्रूफ मांग सकता है कि जी आपने मेरा टैक्स विद होल्ड किया, मुझे क्या पता आप जमा कराएंगे नहीं करवाएंगे, तो उसका मुझे कोई सर्टिफिकेट दे दें। तो रूल 11 ये बताता है कि आप उसको एक सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। ये उसका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के ऊपर आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये सीरियल नंबर था, ये इनवॉइस थी, ये मैंने टैक्स विद होल्ड किया, ये एनटीएन था आपका, इतनी अमाउंट मैंने विद होल्ड कर लिया है। तो ये एक आप सर्टिफिकेट बना के इशू कर सकते हैं। या ये उसी की चीजें लिखी हुई, नेम, रजिस्ट्रेशन, डिस्क्रिप्शन, टोटल अमाउंट टैक्स कितना होल्ड हुआ, ये आप सारा कुछ करके तो आप उसको एक विद होल्डिंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ, अलबत्ता आप ये नहीं करना चाहते तो आपने जो टैक्स विद होल्ड करके पीआरए में सबमिट करवाया उसका जो प्रूफ होता है यानी सीपीआर, कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट, वो भी आप उनको सबमिट करवा सकते हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर को जिनका आपने टैक्स विद होल्ड किया। उसमें भी सेम यही चीजें होती हैं, तो वो इसका नेमल बदल है, तो आप उसको भी वो भी आप दे सकते हैं उनको। ठीक है जी। नेक्स्ट रूल है रूल 12, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, रजिस्टर्ड पर्सन से मुराद यहाँ पे वो है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इनके जो सर्विस प्रोवाइडर है विद होल्डिंग एजेंट को जो सर्विसेज दे रहा है, उनकी भी कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि एक बंदा जो पीआरए में रजिस्टर्ड है तो उसको चाहिए कि वो प्रॉपर सेल्स टैक्स इनवाइस इशू करे एज पर सेक्शन 30। सेक्शन 30 में ये पीआरए सेल्स टैक्स का जो एक्ट है उसका सेक्शन 30 में मेंशन किया गया कि एक सेल टैक्स की इनवाइस के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो उसके मुताबिक उसको प्रॉपर सेल्स टैक्स इनवाइस इशू करे। यानी उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, यानी कि आपने उसका नंबर होगा, सीरियल नंबर है सेल्स टैक्स इनवाइस का। ठीक है जी। सर्विस प्रोवाइडर का एनटीएन, उसका नेम, उसका एड्रेस, इसी तरह सर्विस रेसिपिएंट का नेम, एड्रेस, एनटीएन, सारा कुछ मेंशन करेगा। टैक्स की सेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज दी हैं, और वैल्यू ऑफ सर्विसेज, वैल्यू ऑफ टैक्स, ये सारा कुछ करके टोटल वैल्यू, ये चीजें सारी मेंशन होनी चाहिए एक इनवाइस के अंदर। तो प्रॉपर सेल्स टैक्स इनवाइस आपने इशू करनी है। फाइल मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न एज पर सेक्शन 35। इसने अपनी रिटर्न मंथली फाइल करनी है सर्विस प्रोवाइडर ने। एडजस्ट इनपुट टैक्स अपना एडजस्ट कर सकता है सेक्शन 16 के तहत। गेट ड्यू क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड बाय द विद होल्डिंग एजेंट। विद होल्डिंग एजेंट यानी आपने जो उसका टैक्स विद होल्ड किया होगा उसका टैक्स भी क्रेडिट भी ले सकता है वो अपनी रिटर्न के अंदर। अलाउ विद होल्डिंग एजेंट विद होल्डिंग ऑफ सेल्स टैक्स ओनली टू बी प्रेस्क्राइब्ड विद होल्डिंग एजेंट एज पर रूल 3। इसमें वो कह रहा है कि जी अलाउ करेगा विद होल्डिंग एजेंट्स को, जो प्रॉपर विद होल्डिंग एजेंट हैं, जो डिफाइन किए गए हैं पीआरए रूल्स में, पीआरए विद होल्डिंग रूल्स में जो डिफाइन किए गए हैं विद होल्डिंग एजेंट, उन्हीं को आपकी विद होल्डिंग अलाउ करेगा कि विद होल्ड कर सकें एज पर रूल 3। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। रेस्पॉन्सिबल है सर्विस प्रोवाइडर, ये विद होल्डिंग एजेंट की नहीं, दूसरी तरफ उनके ऊपर हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप। नेक्स्ट रूल 13 है डिपॉजिट ऑफ विद हेल्ड सेल्स टैक्स अमाउंट। अब जो आपने टैक्स विद होल्ड कर लिया विद होल्डिंग एजेंट्स ने, वो जमा कहाँ करवाएंगे, कौन से बैंक अकाउंट में, अगर उनको बैंक अकाउंट चाहिए और अगर चेक बनाना है तो उसके ऊपर टाइटल क्या लिखेंगे, तो ये इस रूल में ये बताया गया है। ये अकाउंट नंबर है जी B02385 पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज विद होल्डिंग, ये रूल्स है। ये अकाउंट नंबर है, ये आपने अकाउंट नंबर लिखना है B02385। इसमें इस अकाउंट में आपने जमा करवाना है, और अगर चेक बना रहे हैं तो उसका टाइटल आप लिखेंगे चेयरपर्सन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। इस टाइटल के साथ चेक बना के आप कोई भी अमाउंट जमा करवा सकते हैं इस अकाउंट में। ठीक है जी, बैंक में। अदरवाइज आजकल तो पीएसआईडी आप जनरेट करते हैं तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अकाउंट नंबर वगैरह आ जाता है। पीएसआईडी बना के आपने उसके साथ चेक अटैच करना है, ये वाला ना टाइटल के साथ, और बैंक में जमा करा देना। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी रूल 14 के फेलियर टू पे टैक्स विद हेल्ड आर डिडक्टेड, यानी टैक्स आपने विद होल्ड कर लिया है, डिडक्ट कर लिया है, बट आपने जमा नहीं कराया, फेल हो गए आप पीआरए को सबमिट करवाने में। उस सिनेरियो में क्या क्या पेनल्टीज हो सकती हैं, कंसीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आप फेल हो गए विद होल्ड करने में, डिडक्ट करने में, या आप विद होल्ड तो कर लिया, डिडक्ट भी कर लिया, बट जमा नहीं कराया पीआरए के अकाउंट में। तो इस सिनेरियो में ये लिखा हुआ है द टैक्स टू बी withheld was not withheld but have been paid by the service provider, no recovery shall be made from the person who had failed to withhold or deduct the tax। अच्छा, इस सिनेरियो, इसमें दो सिनेरियो है कि फेल टू विदहोल्ड और डिडक्ट द टैक्स। आपने किसी सर्विसेज ली और आप रिस्पॉन्सिबल थे एज अ विदहोल्डिंग एजेंट कि आपने टैक्स विदहोल्ड करके पीआरए को सबमिट करवाना है, बट आपने वो नहीं करवाया, आपने विदहोल्ड नहीं किया, डिडक्ट नहीं किया, और आपने सारी अमाउंट दे दी सर्विस प्रोवाइडर को, टैक्स की अमाउंट भी दे दी। तो इस सिनेरियो में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अगर तो वो टैक्स वो सर्विस प्रोवाइडर पे नहीं करता तो फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपनी जेब से पीआरए को सबमिट करवाना, क्योंकि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी विदहोल्ड करने की, तो आपने करना था, और उसने नहीं करवाया तो पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने टैक्स विदहोल्ड क्यों नहीं किया, और वो आपसे ही लिया जाएगा टैक्स। हाँ, एक और सिनेरियो हो सकता है आपने विदहोल्ड नहीं किया, आपने सर्विस प्रोवाइडर को पे कर दिया और सर्विस प्रोवाइडर ने जमा करवा दिया है पीआरए को, तो जो वो अमाउंट है वो तो चले पीआरए को पहुंच गई है जो आनी चाहिए थी ड्यू अमाउंट, बट इस दौरान अगर वो लेट होती है तो उसका जो लेट पेमेंट का चार्ज है वो आप देंगे और पेनल्टी भी आप देंगे, क्योंकि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी विदहोल्डिंग एजेंट की थी जहां पे, तो उसी पे ही ये चार्ज होगा। तो ये कंसिक्वेंसेस थे अगर आप विदहोल्ड नहीं करते और पे नहीं करते। अगर तो वो सर्विस प्रोवाइडर आपका सारी अमाउंट भी पे नहीं करता, फिर तो आपको सारा कुछ ही देना पड़ेगा, पेनल्टी भी, डिफॉल्ट चार्ज भी, और वो अमाउंट भी जो आपने सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स की दे दी वो भी आपसे ही वसूल की जाएगी। और अगर उसने मेन पेमेंट अमाउंट जो टैक्स की अमाउंट थी वो जमा करा दी तो फिर पेनल्टी और डिफॉल्ट चार्ज आपसे लिया जाएगा जी। नेक्स्ट रूल क्या हो सकता है जी, नेक्स्ट रूल है जी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये वाला पॉइंट भी, क्योंकि जितनी भी विदहोल्डिंग है, जो कंपनीज की विदहोल्डिंग है, वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि कोई भी कंपनी, आपको मैंने बताया था कि एग्जेम्पशन हासिल है, तो किसको हासिल है, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी
कंपनी है, उसको एग्जम्पशन हासिल है अगर वो एटीएल पे होगी तो इसलिए एटीएल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप देखें क्या चीज है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है। ये एक ऐसी लिस्ट है जो पीआरए मेंटेन करता है, ठीक है, रेगुलेटेड बाय सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटी ने कुछ इसमें रूल्स जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो डिक्लेयर किए हुए हैं कि कौन बंदा एटीएल पे होगा कौन नहीं होगा। उसके लिए जाहिर है इसके पीछे जो क्राइटेरिया वो रिटर्न्स का है कि कोई बंदा जो रेगुलरली रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो एटीएल पे होता है, जो नहीं करता वो नहीं होता एटीएल पे। और कैसे पता चलता है वो आपने जाके पीआरए की वेबसाइट e.pr.punjab.gov पे आना है और यहाँ पे सर्च टेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे एक्टिव टैक्स पेयर को क्लिक करना है और उसके बाद आप आ जाएंगे। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पे इस फॉर्म पे, इसमें आप उसका एंट्री इंसर्ट करेंगे कंपनी का, तो उसके बाद आपको यहाँ पे बता देगा कि वो आप एक्टिव हैं वो बंदा या नहीं है। अगर कंपनी होगी और एक्टिव होगी तो आप उसकी विदहोल्डिंग नहीं करेंगे, अगर कंपनी इनएक्टिव है तो आप उसका विदहोल्ड कर लेंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल और एओपी चाहे एक्टिव है या नहीं है तो उनका तो आपने विदहोल्ड करना ही करना है हर सूरत। तो जी नाज़रीन, तो ये थे जो मेन इंपॉर्टेंट रूल्स थे विदहोल्डिंग के। होपफुली कि आपको विदहोल्डिंग रूल्स की समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको जो मेन जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे उन पे मैंने काफी जो ना गो थ्रू करवाया, काफी जोर भी दिया, उसको बार बार रिवाइज करवाया। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल था वो यही है कि विदहोल्डिंग एजेंट है कौन कौन, ठीक है जी। जो सबसे पहले ये था कि रूल कौन कौन विदहोल्डिंग एजेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा सर्विसेज ऑफ एडवर्टीजमेंट ले रहा है तो वो भी विदहोल्डिंग एजेंट है, और कोई भी कंपनी जो एससीसीपी में रजिस्टर्ड है और पंजाब में है तो वो भी पीआरए के विदहोल्डिंग एजेंट है। और इसके अलावा एक छोटा सा और पॉइंट है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है अगर वो सर्विस लेते हैं किसी अनरजिस्टर्ड से तो उस सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विसेज वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, उस एक्सटेंट तक आप भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो भी विदहोल्डिंग एजेंट है। तो ये जो कौन कौन विदहोल्डिंग एजेंट है ये एक इंपॉर्टेंट थी जो स्लाइड है। और जो दूसरी स्लाइड थी वो एप्लीकेबिलिटी की, ये किस किस पे अप्लाई होगा और किस पे अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें भी थंब रूल एक मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ अप्लाई नहीं होना, तो किस पे नहीं होना, ऐसी कंपनी जो एटीएल के ऊपर है सिर्फ उस पे अप्लाई नहीं होंगे रूल, बाकी सब पे अप्लाई होंगे। बस ये आप थंब रूल बना लें कि जब भी आप पेमेंट करने लगे आप देखें कि वो कंपनी तो नहीं है, और अगर कंपनी है तो वो एटीएल पे है या नहीं है। एटीएल पे है कंपनी, इधर से चेक कर लें, तो फिर आपने उसकी विदहोल्डिंग नहीं करनी, बाकी सबकी विदहोल्डिंग कर लेनी है आपने, सिर्फ एटीएल वाली कंपनी की नहीं करनी, बाकी सबकी 100% विदहोल्डिंग कर लेनी है। इसमें 1/5 वाला भी चक्कर नहीं है, 20% वाला भी चक्कर नहीं है। जितनी भी सेल्स टैक्स की अमाउंट है 16% सारी काट लेनी है। अगर रिड्यूस रेट वाली है तो जो भी रिड्यूस रेट उस पर चल रहा है सारा का सारा टैक्स आपने विदहोल्ड करके पीआरए को सबमिट करवा देना है। अब हम आ जाते हैं कि जी आप ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो मैंने आपको शेयर किए हैं, ये मैं आपको दिखाया, ये जो विदहोल्डिंग रूल्स है जिसको हमने आज गो थ्रू किया है, ये सारा यही वाला है जो मेन डॉक्यूमेंट है। ये है पंजे, देखें इसका जो टाइटल है पंजाब सेल्स टैक्स सर्विस विदहोल्डिंग रूल्स 2015, ये वही डेफिनेशन है। ये देखें रूल 3 एप्लीकेबिलिटी, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली कहा है आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए सारी विदहोल्डिंग होनी है। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट, रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन से विदहोल्डिंग। तो ये सारा ये जो डॉक्यूमेंट है, ये 8-9 पेजेस का डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट आपको कहां से मिलेगा, ये आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहां से ये मिल जाएगा। इसका ये pr.punjab.gov.pk, इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपडेटेड पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट भी मिल जाएगा, सेकंड स्केड्यूल भी मिल जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि रेट आपको कहां से मिलेंगे, कि कौन सी सर्विसेज पे क्या रेट है। ये सेकंड स्केड्यूल एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर दिया गया है लिस्ट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज भी दी गई है, यानी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो पीआरए में टैक्सेबल हैं, पंजाब में टैक्सेबल हैं, और उनके ऊपर रेट्स क्या हैं। तो अपडेटेड रेट्स और वो सर्विसेज वो इसी सेकंड स्केड्यूल में दी गई हैं। ये वाला ये मेन एक्ट जो है पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट, और ये पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज विदहोल्डिंग रूल जो अभी हमने गो थ्रू किए हैं विदहोल्डिंग एजेंट के लिए, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको पीआरए की इस वेबसाइट से pr.punjab.gov से मिल जाएंगे। ठीक है, इनका लिंक भी मैंने ये यहाँ पे दिया, लेकिन ये आप यहाँ से क्लिक नहीं होगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की दे दूंगा, आप क्लिक करके तो पीआरए की इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और वहां से आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। वैसे आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ से भी कुछ करके दिखा देता हूँ। ये देखें pr.punjab.gov.pk, ये वेबसाइट है हमारी, और इसका होम पेज ये ऐसे खुलेगी। जब आप इसको ओपन करें तो आपने आना है डाउनलोड के अंदर, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये देंगे, ये सर्कुलर पड़े हुए हैं, ये क्लैरिफिकेशंस हैं, ये नोटिफिकेशंस हैं, ये टेंडर्स हैं। तो यहाँ जब आप नीचे देखेंगे तो ये मेनली ये देखिए पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 30 एडिशन 22 तक, ये लेटेस्ट मेन एक्ट है जो पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ये सेकंड स्केड्यूल है जिसमें लिस्ट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज हैं और रेट ऑफ टैक्स दिया गया है कि कौन सी चीज की कौन सी सर्विस का रेट क्या है, टैक्स क्या है उसका रेट क्या है। इसी तरह ये एक्ट है। अच्छा, अब ये दो चीजें तो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दी है कि ये अवेलेबल है, ये मेन एक्ट और ये टैक्सेबल सर्विसेज, ये मेन एक्ट है, ये सेकंड स्केड्यूल है। अब ये वाला डॉक्यूमेंट कहां से आपको मिलेगा, ये वाला विदहोल्डिंग रूल्स वाला लिंक तो मैंने दे दिया नीचे, लेकिन अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो ये हैं, चूंकि रूल्स हैं 2015 में आए थे, ये 2015 के रूल्स हैं। ठीक है जी, विदहोल्डिंग रूल्स 2015। तो आपने ये जाना है, आपने जाना है नोटिफिकेशन में, ये नोटिफाई हुए थे। ठीक है, नोटिफिकेशन में जाना है, यहाँ से आपने ड्रॉप डाउन करके 2015 में आना है। 15 में आएंगे तो ये नीचे आएंगे तो ये फरवरी में चुके हुए थे, तो फरवरी की किसी डेट में ये देखें ये पड़े हुए हैं जहाँ सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग रूल्स 2015। तो ये आप वेबसाइट पर जाकर भी यहाँ से खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली वहाँ डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि जी इसमें सेकंड स्केड्यूल में जो सर्विसेज दी गई हैं टोटल और उनके रेट भी दिए गए हैं, ये मैंने ओपन किया हुआ है सेकंड स्केड्यूल पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012। तो ये वो सर्विसेज है टोटल, यहाँ से देखें ये सीरियल नंबर है 1 2 3, ये तकरीबन 70 सर्विसेज होंगी। ठीक है जी, ये देखें ये 70 सर्विसेज हैं। ये सर्विसेज हैं, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, ये उनका कोड है। ठीक है, और ये रेट ऑफ टैक्स है। ठीक है जी, रेट ऑफ टैक्स दिया गया। ये सबसे पहले हम देखें तो होटल मोटल गेस्ट हाउस, इसका ये देखें ये कोड है, और ये इस पे अब जो अपडेटेड रेट है वो 5% है। ठीक है जी, फॉर नॉट
लेस देन 20 तक 25% है, और जो अगर बाकियों के लिए 16% है। इनमें कमरे जो है ना वो 20 से कम है तो उनका 5 है, बाकियों का 20% है। इसी तरह मैरिज हॉल्स है, इनका 5% है, क्लब्स का 16% है, कैटरिंग सर्विसेज वालों का 5% है, एडवर्टीजमेंट का 16% है। इसी तरह अब ये देख लें, ये सारा आपको मिल जाएगा। कुरियर का 16% है, टेलीकॉम का 19.5% है, ठीक है जी। एडवर्टीजमेंट का 16% है। तो ये सारा कुछ दिया गया, ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको रेट्स दिए गए हैं। ये जो स्टैंडर्ड रेट है वो 16% ही है, लेकिन कोविड की वजह से 20 से 25 सर्विसेज का जो है ना वो 5% कर दिया गया था। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये 20% आ रहा है, ये 5% आ रहा है। स्टैंडर्ड रेट जो है वो 16% ही है। कुछ का आपको 5 भी मिलेगा, और कुछ जीरो रेटेड भी कर दिया था कुछ सर्विसेज पे। ये देखिए, ये जीरो रेटेड भी आ रहा है, ये जीरो रेटेड है। एंटरटेनमेंट सर्विसेज पे जीरो रेटेड है, ठीक है जी। राइड हेलिंग पे 4% भी है, ये उबर क्रीम पे 4% है। इसी तरह ये देखिए, मोस्टली पे 16 मिलेगा, कुछ पे 20 के करीब है जिन पे 5 होगा, बाकी कुछ पे जो है ना 0, 2, 3 सर्विसेज इन पे 1, 2 पे 0 है। तो ये अपडेटेड स्केड्यूल है, ये आज तक का अपडेटेड है। ये इसमें आपको टैक्सेबल सर्विस और उसका रेट और उसका कोड भी मिल जाएगा। ये हर साल अपडेट होता रहता है, कुछ चंद एक सर्विसेज का ऊपर नीचे होता है, लेकिन बाकियों का सेम ही रहता है। कुछ सर्विसेज का ऐसे अपडेट होता है हर साल जून के बाद जो है ना मोस्टली अपडेट होता है, और ये आपको अपडेट यहाँ से मिल जाएगा, हमारी पीआरए की वेबसाइट से आपको यहाँ पे मिल जाए। जी नाज़रीन, तो ये थी पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का वो डॉक्यूमेंट जो हमने डिस्कस किया है। वन बाय वन आप इसको एक दफ़ा 2-3 दफ़ा देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो ये मेन डॉक्यूमेंट था जिसको हमने आज डिस्कस किया है, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज विद होल्डिंग रूल्स 2015। ये विद होल्डिंग एजेंट्स के लिए है, उनकी ट्रेनिंग। होपफुली अगर आप इसको पढ़ लेते हैं सारे को, साथ आप रूल्स को उठा लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, इसको गो थ्रू करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इस वीडियो से, इस ट्यूटोरियल से बहुत फायदा हुआ होगा। अगर आपको कोई फायदा हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना है क्वेश्चन, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई उसका दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पे आपको मिलेंगे बहुत सारी वीडियोस जो कि पीआरए से रिलेटेड होंगी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन हो गई, एनटीएन हो गई, कोई भी अपडेट, रिटर्न फाइलिंग, विद होल्डिंग स्टेटमेंट, और इस तरह की जो भी अपडेट्स आएंगी आपको मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू।